Hello everyone, how are you all? So my name is Christina Willis and I am your educator, teacher, whatever you can say, and I'm teaching you social study of class 8th, 9th and 10th on this channel and 11th and 12th geography. So आज हमारा ये सेकंड पार्ट है क्लास 8th का चैप्टर ब्रिटिश फ्रॉम ट्रेडर टू रूलर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रेडर से रूलर कैसे बने, इसका ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए, डिस्कवरीज कैसे हुई, रूट्स कैसे निकाले, सी रूट जो है किस तरीके से यहाँ से वहाँ निकाले गए, एक सी रूट बंद हो गया तो दूसरा सी रूट जो है किस तरीके से वास्को ड गामा ने इंडिया के लिए जो सी रूट था वो खोजा। ठीक है, एंड क्योंकि हम बैक का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, एंड उसके बाद फिर डचेस आए, सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए, उन्होंने ट्रेड सेंटर बनाया, कालीकट, सूरत, इन सारे सेंटर्स को जो है उन्होंने अपना ट्रेड सेंटर बनाया। देन उसके बाद डच आए, ठीक है, उन्होंने भी ट्रेड सेंटर बनाया, ट्रेड किया, क्योंकि डच जो थे पोर्चुगीज़ से बड़े इंप्रेस थे कि भाई पोर्चुगीज़ तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, सो इसलिए उन्होंने भी सोचा भाई हम भी थोड़ा बहुत जो है ट्रेड करके थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हम कमा लें। ओके, देन आफ्टर दैट फिर आए आपके ब्रिटिशर्स। 1601 में ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने जो है उन्होंने अब सबसे पहले उन्होंने ट्रेड करने के बारे में ही सारा कुछ सोचा। ठीक है, कि भाई ट्रेड ही करना हमारा मेन लक्ष्य है। ओके, सो 1601 में इंडिया आए वो लोग ट्रेड करने के पर्पज से, लेकिन उनका मेन मकसद जो था वो ट्रेड करना ही था। सो ऐसा उनका कोई मकसद नहीं था कि भाई हमें कब्जा ही करना है इंडिया पे, रूल करना है, तो इस तरीके का कोई ऐसा सीन था नहीं। ठीक है, लेकिन भाई धीरे धीरे चीज़ें वो देखते गए, चीज़ें बढ़ती गई, वो ट्रेड करते गए, धीरे धीरे ट्रेड करते गए। ट्रेड करने के साथ साथ जो है उनके दिमाग में एक ये चीज़ आई कि हमें सिर्फ हम ही ट्रेड करें, एक मोनोपली की चीज़ आई। ठीक है, मोनोपली वो अपनी करना चाहते थे। मोनोपली यानी कि वो सिर्फ ट्रेड पर वही कब्जा चाहते थे। ठीक है, भाई ट्रेड करें तो सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड जो है वो सिर्फ हम करें। ठीक है, सिर्फ ब्रिटिशर्स करें ट्रेड, ब्रिटिशर्स के अलावा वो कोई और जो है वो ट्रेड ना करे, ऐसा ब्रिटिशर सोचने लग गए थे धीरे धीरे। ठीक है, उनके दिमाग में यही था कि भाई हम ही ट्रेड करें, बाकी दूसरा और कोई ट्रेड करने ना पाए। तो इसलिए उन्होंने ट्रेड पे अपनी जो है मोनोपली बनाना ज़्यादा सही समझा उन्होंने। ठीक है, कि भाई ट्रेड पे जो है मैं अपनी मोनोपली बनाऊँ और भाई ट्रेड सिर्फ हम ही करेंगे। ठीक है ना। सो उसके बाद जो है भाई ब्रिटिशर्स ने अपना ट्रेड पे हक धीरे 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 जो सेंटर बनाना शुरू किया। वहीं उसी दौरान फिर आ जाते हैं भाई ब्रिटिशर्स के बाद आ जाते हैं आपके फ्रेंच। अब फ्रेंच ने भी अपने सेंटर्स बनाने शुरू किए। फ्रेंच ने भी इंडिया से स्पाइस बहुत सारी चीज़ों के ट्रेड किया। सबसे मेन अट्रैक्शन इंडिया में था ट्रेड का, वो था आपका स्पाइसेस, कॉटन और आपका गोल्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन रही। उसके बाद डायमंड, क्योंकि डायमंड के बारे में भी इनको धीरे धीरे पता चलता गया कि डायमंड्स, गोल्ड की खाने जो हैं इंडिया में बहुत हैं। ठीक है, तो ये मेन अट्रैक्शन रहा। मैक्सिमम ज़्यादातर सारे डच हो गए, पुर्तगीज़ हो गए, फ्रेंच हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, इन सब का मेन जो फोकस था, मेन जो ट्रेड का मेन अट्रैक्शन था वो था आपका स्पाइसेस, गोल्ड एंड कॉटन। ठीक है, ये 3 चीज़ें थी। सो फ्रेंच आए, फ्रेंच ने भी भाई अपने ट्रेड के सेंटर बनाए और फ्रेंच ने क्या किया, जब ब्रिटिशर्स को एक तरीके से चैलेंज किया। फ्रेंच ने ऐसे जगहों पर अपने ट्रेड सेंटर बनाए और उस जगहों पर उन्होंने डायरेक्ट ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया। अब चैलेंज करने के चक्कर में यहाँ पे पोर्चुगीज़ को तो ब्रिटिशर्स ने भगा ही दिया था, डच बच गए थे जो कि थोड़ा बहुत अपना ट्रेड से काम चला ही रहे थे। तभी उसी दौरान क्या किया, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच ने चैलेंज किया, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच का चैलेंज एक्सेप्ट किया और इन्होंने ये आपस में अपना भिड़ते गए। और डच ने सोचा भाई ऐसा है, ये तो दोनों अपनी मोनोपली बनाने में लगे हुए हैं और तो ये मुझे तो ट्रेड करने देंगे नहीं। तो डच जो थे वहाँ से ऐसे ही जो है वो वहाँ से छोड़ के चले गए। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी बंगाल आए नवाब। ठीक है, बंगाल के नवाब वगैरह आए, जैसे आपने पीछे के जो स्लाइड्स हैं जिसमें आपने देखा है। और बंगाल के नवाब बनाने के दौरान ब्रिटिशर्स की कई बंगाल के नवाब से जो है लड़ाई झगड़ा हुआ। ठीक है, ये ट्रेड वॉर वाला हमने पढ़ लिया था प्रीवियस जो अपना वीडियो है उसमें हमने पढ़ लिया था ट्रेड वॉर किस किस के बीच में हुई। स्पेनिश ने भी कॉन्क्वेस्ट ऑफ पुर्तगाल इन 1588 में स्पेनिश ने पुर्तगाल पे कॉन्क्वेस्ट किया। ठीक है, हमारी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें हुई ब्रिटिशर्स की मीर जाफर की डेथ के बाद, मीर कासिम से क्या क्या बातचीत हुई। तो आफ्टर मीर जाफर डेथ्स इन 1765 में मीर जाफर की डेथ हो गई। ठीक है, द ब्रिटिश अबंडेंट पपेट रूलर्स, जो पपेट रूलर्स ब्रिटिशर्स ने बनाए थे उन्हें छोड़ दिया, अबंडेंट कर दिया, मतलब उनको बिल्कुल छोड़ दिया, कोई उनसे अब लेना देना नहीं था। एंड डिसाइडेड टू डायरेक्टली रूल बंगाल टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू। अब उन्होंने बिल्कुल हटा दिया उनको, पपेट रूलर को, डायरेक्टली अब वो बंगाल पे रूल कर रहे थे, रूलर ऑफ बंगाल बन के अब वो बैठ गए थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट रेवेन्यू जो भी होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सारा का सारा वो जाएगा किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में 1765 स्टैब्लिश ब्रिटिश हेगेमनी यानी कि वर्चुअल रूलर। ठीक है,
ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक वर्चुअल रूलर, हेगेमनी होता है, वर्चुअल रूलर वहां पर असाइन किया, ठीक है, बंगाल पर, बिहार पर, उड़ीसा पे, जिससे कि मेकिंग द मुगल एम्परर्स एंड द नवाब ऑफ अवध रिलायंट ऑन ब्रिटिश सपोर्ट, जिससे कि अपनी मर्जी के रूलर उन्होंने वर्चुअल रूलर अपॉइंट किए जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, जिससे कि वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम करे, जो ब्रिटिशर्स बोले वैसे वैसे नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्परर वैसे वैसे काम करे और पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करे। तो इन्होंने ये वर्चुअल रूलर जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है असाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में 1765 में ये भी हुआ, रिस्टोर अवध टू सुजाउदौला, सुजाउदौला ने अवध को दोबारा रिस्टोर किया, who paid 50 लाख रुपीज एज डैमेज टू द ब्रिटिश। तो अब तक जितना भी अवध में जो भी डैमेज हुआ दूसरे रूलर्स के वजह से, उसके एवज में 50 लाख रुपीज जो है वो पेड किए सुजाउदौला ने ब्रिटिशर्स को। ही सीडेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरा एंड इलाहाबाद, और कोरा और इलाहाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट थी उसको सीज कर दिया टू द मुगल एम्परर, मुगल एम्परर के मुगल एम्परर से सीज कर दिया सुजाउदौला ने, ये नवाब था अवध का, ठीक है, बाद में ये बना। एंड इन एक्सचेंज द ब्रिटिश गारंटी प्रोटेक्शन टू अवध इन रिटर्न फॉर फाइनेंशियल पेमेंट फ्रॉम द नवाब्स। उसके बदले में ब्रिटिशर्स ने मुगल एम्परर से अवध के नवाब यानी सुजाउदौला को एक प्रोटेक्शन गारंटी करी कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। मुगल एम्परर्स और जो नवाब होते थे ना वो अलग अलग होते थे, ठीक है ना, जो मुगल एम्परर्स होते थे वो अलग है, और नवाब लोग जो होते थे अवध के, लखनऊ के, ये अवध यूपी में आता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर नवाबों का रूल बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आज भी बहुत सारे कई ऐसे नवाब हैं जो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो इनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का ब्रिटिशर्स का गारंटी ब्रिटिशर्स ने करी, प्रॉमिस करा कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इन रिटर्न उसके बदले में जो अवध के जो नवाब थे, पेमेंट उनको देना पड़ता था, फाइनेंशियल पेमेंट फ्रॉम द नवाब, नवाब से ये लोग पैसा लेते थे, पेमेंट लेते थे और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। लेकिन इसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड में इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर भी धोखा किया। कई नवाबों को इन्होंने प्रोटेक्शन, पैसा लेने के बाद भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करी थी। कई नवाबों से ये लोग इसी तरीके से बोलते थे कि हम आपको प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल 1765 से लेकर 1772 तक ब्रिटिशर्स ने ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम अपना दिया यहाँ पे। अब ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम क्या था? ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम ये था कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 के बाद द ईस्ट इंडिया कंपनी एज्यूम्ड फुल पोटेंशियल कंट्रोल ऑफ बंगाल इंक्लूडिंग इट्स मिलिट्री एंड द जुडिशियल अफेयर। अब ब्रिटिशर्स ने पूरा फुल कंट्रोल कर लिया था बंगाल के ऊपर, मतलब उसकी मिलिट्री, उसके जुडिशियल अफेयर, मतलब जो जुडिशियल अफेयर आप जानते हैं ना, जहाँ पे आपके वो होते हैं जजेस, जहाँ पर आपका ये सारी चीज़ें चल, जजेस हो गए, जजेस जैसे मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारा जुडिशियल अफेयर टोटल अपने कंट्रोल में ले लिया, मिलिट्री अपने कंट्रोल में ले ली, फुल कंट्रोल बंगाल का अब किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। फुल कंट्रोल था ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। जुडिशियल अफेयर यानी कि हाई कोर्ट वगैरह तो उस समय नहीं होते थे, लेकिन उसकी जगह पर मंत्रालय होता था। जैसे उस टाइम की बात अगर हम करें, मंत्रालय या जहां पर इंसाफ होता था, ठीक है, जस्टिस, राजा का दरबार, ठीक है। तो राजा का जो दरबार होता था जहां पे जस्टिस हुआ करता था, किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया तो जस्टिस वाली चीजें जहां पर होती थी, फिर राजा के दरबार में इंसाफ जो लोगों को जहां पर मिलता था, जुडिशियल काम जहां पर होते थे, वो सब भी ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। कंपनी इंप्लीमेंट द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब कंपनी ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है यहाँ पर स्टार्ट किया, वेयर इट कलेक्टेड रेवेन्यू, जहां पर वो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे थे। अपॉइंटेड द ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स थे वो भी अपॉइंट कर रहे थे, बट लेफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नवाब। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाली चीजें थी वो नवाबों के ऊपर इन्होंने छोड़ दी कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो मैटर है वो संभालो आप, ऑफिशियल्स जो है वो हम अपॉइंट करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करना है बंगाल वगैरह से, हम सारा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जुडिशियल चीजें भी सारी कुछ जो है वो अपने अंडर में ले ली, ठीक है, जुडिशियल मैटर सारे अपने अंडर में ले लिए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वो नवाबों के हाथ में ही छोड़ दिया इन लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस अरेंजमेंट प्रूव्ड इनइफेक्टिव एज नीदर द नवाब नॉर द कंपनी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एनफोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था? लॉ वगैरह देखना, ठीक है, काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये अरेंजमेंट जो था वो इनइफेक्टिव रहा। इनइफेक्टिव का क्या मतलब है? इनइफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव नहीं रहा, मीन्स टू से ये जो अरेंजमेंट ब्रिटिशर्स ने किया था ये सही से काम नहीं कर पाया। बेटा मुझे रोमन इंग्लिश में ज़्यादा लिखने की आदत है तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। तो ये इनइफेक्टिव रहा, ले मीन्स ये सही से काम नहीं हुआ, नहीं कर पाए। नवाब जो थे एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं चला पा रहे थे, नीदर द नवाब नॉर द कंपनी, ना ही कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन सही कर पा रही थी, ना ही नवाब।
क्योंकि नवाब के पास पूरा हक सारा नहीं था, ठीक है। टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों में से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता फॉर लॉ एनफोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लॉ एनफोर्स कराया जाए, लॉ जो है लागू करवाया जाए, लॉ जो है वो सही से काम करे, लोग लॉ को जो है वो फॉलो करें, ये सारी चीज़ें जो है ना कंपनी सही से करवा पा रही थी और ना नवाब करवा पा रहे थे सही से, बिकॉज नवाब के पास भी सारी पावर नहीं थी और कंपनी जो थी वो कह रही थी नवाब के ऊपर छोड़ा है तो नवाब करवाए, ठीक है। करप्शन एंड लॉलेसनेस स्प्रेड थ्रू आउट बंगाल कॉजिंग सफरिंग एमंग पीजेंट्स एंड आर्टिजन। अब करप्शन जो था इसके वजह से बढ़ता जा रहा था क्योंकि कंपनी चीज़ छोड़ रही थी एडमिनिस्ट्रेशन नवाबों के ऊपर और नवाब सही से उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, सारी चीज़ें ठीक से लागू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए क्योंकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर नहीं थी, ज़्यादा ताकत नहीं थी, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ता जा रहा था। लॉ कहीं कुछ नहीं था, कोई भी कुछ भी कर रहा था बंगाल में, कोई लॉ कोई मतलब रूल्स रेगुलेशंस कोई भी नहीं थे, कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है, थ्रू आउट द बंगाल। और जिसके वजह से क्या हो रहा था, पीजेंट्स भी सफ़र कर रहे थे, आर्टिजन्स भी सफ़र कर रहे थे, क्योंकि पीजेंट्स आर्टिजन्स जो क्राफ्ट आर्टिजन्स जो कि क्राफ्ट का काम करते हैं, पीजेंट्स जो फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, तो फार्मिंग और एग्रीकल्चर वाले ये जो आर्टिजन्स और पीजेंट्स थे ये इनको जो ब्रिटिशर्स थे वो बिना लॉ के, बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के इनको टॉर्चर कर रहे थे, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लिया जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जा रहा था आर्टिजन से, क्राफ्टमैन का सस्ते सस्ते दामों में चीज़ें इनसे क्राफ्ट चीज़ें ले लेते थे और महंगे उसमें जो है वो करते थे। तो ये पीजेंट्स और आर्टिजन भी जो थे इनकी ये ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम से जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। 1772 में क्या हुआ, वैरन हेस्टिंग वाज अपॉइंट एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनको गवर्नर बनाया, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर बनाया बंगाल का, मेकिंग द एंड ऑफ द ड्यूल सिस्टम। इन्होंने आके क्या किया, ड्यूल सिस्टम को खत्म कर दिया, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, एंड बिगनिंग डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स का अब एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डायरेक्ट कंट्रोल दिखा दिया। मतलब अगर ओवरऑल अगर हम पढ़े तो यहाँ पर मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटिशर्स ने धीरे 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 अपने दिमाग, अपनी टेक्निक्स, जो चालाकी, जो मतलब जो कहते हैं ना उसको स्मार्टनेस जो उन्होंने अपनी दिखाई है, और जिस स्मार्टनेस से जो है, क्लेवरनेस से जो उन्होंने इंडिया के एग्रीकल्चर पर, इंडिया के क्राफ्ट पर, इंडिया के रीजन्स पर, डिफरेंट रीजन्स लाइक जैसे बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल के रीजन पर एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाल का जुडिशियल सिस्टम, बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट करना, धीरे 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 अपनी क्लेवरनेस से किस तरीके से इन्होंने हर एक रीजन पर धीरे धीरे जो है कब्जा किया। मतलब पहले छोड़ दिया एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूल गवर्नमेंट, नहीं हुआ तो दूसरा नया अपॉइंट होके आता, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पहले से प्लान्ड है कि जब ये नवाबों से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभलेगा तो वहाँ से हम कोई नया अपना ब्रिटिश ऑफिशियल बुला लेंगे और वो ब्रिटिश ऑफिशियल क्या करेगा, नवाबों से भी वो एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैं अभी पढ़ाया तो अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये ऑलरेडी पहले से प्लान्ड था कि पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन नवाबों को देंगे कि तुम चलाओ और रेवेन्यू जुडिशियल हम अपने पास रखेंगे, डायरेक्ट कंट्रोल, और जब इन लोगों से नहीं चलेगा तब हम वहाँ से एक नया ऑफिशियल बुला लेंगे, उसको गवर्नर बनाएंगे बंगाल का, और गवर्नर बनाने के बाद उसको कहेंगे अब तुम डायरेक्ट बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल पूरी तरीके से कर लो। ये ऐसा लग रहा है पूरा, यहाँ पर पढ़ते वक्त पूरा ऐसा लग रहा है कि इट्स टोटली प्रीवियसली प्लान्ड, ये पहले से प्लान्ड किया गया है कि हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। एंड द बिगनिंग ऑफ द डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर शुरुआत होती है, बिगिनिंग होता है डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। जब ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कब्जा जो है वो कर लिया, ठीक है। नाउ ब्रिटिश एक्सपैंड देयर रूल, ये आर नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, देयर रूल है, ब्रिटिश एक्सपैंड देयर रूल है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रिटिश एक्सपैंड देयर रूल नाउ बिटवीन 1757 से लेके 1857, यानी कि अब आता है पूरा 100 ईयर्स का कार्यभार। 100 ईयर्स का कार्यभार में ब्रिटिशर्स ने जो है क्या क्या किया इंडिया के साथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अनेक्स न्यूमरस इंडियन स्टेट मेनली थ्रू इनडायरेक्ट मेथड रादर देन डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट। अब ब्रिटिशर्स ने, यही इनकी क्लेवरनेस थी। क्लेवरनेस क्या थी कि ब्रिटिशर्स ने किसी भी रीजन पर, हमारे किसी भी रीजन पर डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट नहीं किया, जैसे यहाँ पे लिखा है ना डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट यानी कि डायरेक्ट जाके चढ़ाई नहीं करी, इन्वेड नहीं किया, लड़ाई नहीं करी, डायरेक्ट जाके इनडायरेक्ट मैथडों से, इनडायरेक्ट तरीकों से मैक्सिमम अनेक्स्ड न्यूमरस इंडियन स्टेट, यानी कि न्यूमरस इंडियन स्टेट्स को जो है अनेक्स्ड कर लिया। अनेक्स यानी कि अपने कब्जे में कर लिया न्यूमरस इंडियन स्टेट्स को, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड यही था जो अभी आपने बंगाल के साथ क्या क्या हुआ वो पढ़ा। इसके आगे इन्होंने क्या किया, इसके बाद जो आप पढ़ोगे, इसके बाद इन्होंने अलग अलग तरीके की, ये तो बंगाल के बारे में जो आपने पढ़ा ये इनका कुछ डिफरेंट तरीका था। धीरे धीरे इन्होंने जो है
सारी चीज़ें चेंज करके पहले जुडिशियल पर, रेवेन्यू पे कब्जा किया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पर। वहाँ से वैरन हास्टिंग आया, उन्होंने बोला कि भाई ये ड्यूल सिस्टम गवर्नमेंट नहीं चल रहा है और अब डायरेक्ट ब्रिटिशर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करेंगे। बंगाल पूरा इनके कंट्रोल में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी तरीके से और स्टेट्स के साथ भी किया, लेकिन आगे थोड़े दिन तक किया। उसके बाद अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज बनाई, पॉलिसीज ऑफ पैरामाउंटेसी, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, और भी बहुत सारी इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसीज है, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। उन पॉलिसीज के तहत इन्होंने इनडायरेक्ट कंट्रोल न्यूमरस इंडियन स्टेट्स पे कर लिया, ठीक है। Company appointed a resident in Indian state to influence political affairs and selection of successor and officials. जो कंपनी थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने रेजिडेंट्स इंडियन स्टेट में अपने खुद के रेजिडेंट अपॉइंट किए टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल अफेयर्स। सो कुछ रेजिडेंट्स इन्होंने इंडियन स्टेट में ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किए, और वो जो थे इंडिया का पॉलिटिकल अफेयर्स देखते थे। सिलेक्शन ऑफ सक्सेसर, किस सक्सेसर को रखना है, यानी कि किस राजा को उस रीजन का किंग बनाना या नवाब बनाना, ये हो गया आपके सक्सेसर। तो वो भी ब्रिटिश डिसाइड करते थे, ब्रिटिशर्स, ठीक है। जो कंपनी थी वो डिसाइड करती थी, और कुछ ऑफिशियल्स, जो भी ऑफिशियल्स जो है अपॉइंट होने हैं, वो भी यही लोग डिसाइड कर रहे थे अब, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा कर दिया था। नाउ थ्रू सब्सिडरी अलायंस रूलर वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेंटेनिंग देयर ओन आर्मीज। अब इन्होंने एक नई पॉलिसी लगाई। अब वो पॉलिसी क्या थी, वो पॉलिसी थी आपकी सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है कि रूलर्स जो हैं वो प्रोहिबिटेड है फॉर मेंटेनिंग देयर ओन आर्मी। सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग वो अपनी खुद की आर्मी जो है मेंटेन नहीं कर सकते। मेंटेन यानी कि अपनी खुद की आर्मी नहीं बना सकते, ठीक है, अपनी खुद की आर्मी नहीं बना सकते। एंड हैड टू पे ब्रिटिश ट्रूप्स स्टेशनड फॉर प्रोटेक्शन। ब्रिटिशर्स जो है उनको ट्रूप्स प्रोवाइड कराएगा, ट्रूप्स यानी कि आर्मी, ब्रिटिश उनको आर्मी प्रोवाइड कराएगी प्रोटेक्शन के लिए। उन नवाबों को, नवाब ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो भी रहे होंगे, या जो भी किंग है, मुगल रूलर्स हैं, उनको ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश ट्रूप्स, अपनी आर्मी प्रोवाइड कराएगा, प्रोटेक्शन देगा। फेलियर टू पे लेड टू टेरिटोरियल सेशन, ये टेरिटोरियल पोजेशन है यहाँ पर, ठीक है, वो सेशन है, ये सेशन हो गया, स्पेलिंग गलत होगी, टेरिटोरियल पोजेशन, ठीक है। अगर कोई पैसा देने के दे नहीं पाता, फेलियर टू पे, ठीक है, लेड टू टेरिटोरियल पोजीशन। हेड टू पे कहा है ना, हेड टू पे फॉर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश आर्मी के लिए नवाब ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा को पेमेंट करना पड़ेगा, ब्रिटिश आर्मी को वो पे करेंगे। ब्रिटिश जो है वो अपनी आर्मी उनके प्रोटेक्शन के लिए भेजेंगे, ये यहाँ पे इनके कहने का मतलब है, ठीक है। और अगर जो फेल हुआ, अगर वो पैसा नहीं दे पाते हैं, फेल हो गए पैसा देने में, देन तो क्या होगा, फेलियर टू पे, तो ब्रिटिश जो है उनकी पूरी टेरिटरी पे कब्जा कर लेंगे, यानी कि ब्रिटिश टेरिटोरियल पोजीशन, यानी कि ब्रिटिशर्स जो है वो उनके ऊपर जो है पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द ब्रिटिश लेटर यूज्ड पॉलिसीज लाइक पैरामाउंटेसी, मैंने आपको बताया था, बाद में उन्होंने पैरामाउंटेसी की पॉलिसी अपनाई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी अपनाई टू फर्दर एक्सपैंड देयर कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरीज, यानी कि आगे अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए, आगे बाकी सारी इंडियन टेरिटरीज पे अपना कब्जा करने के लिए, ठीक है, अपना कब्जा जमाने के लिए इन्होंने ये पैरामाउंटेसी क्या है, ये थ्योरी क्या है, पॉलिसी आगे हम स्टडी करेंगे, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स पॉलिसी अपनाई, और पैरामाउंटेसी भी, ये पॉलिसीज क्या है ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एंग्लो मैसूर वॉर। अब इसी दौरान हुआ इनका एंग्लो मैसूर वॉर। अभी तक तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में वहां पे सक्रिय थी, ठीक है। ब्रिटिश ट्रूप, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार, बंगाल, उड़ीसा में सक्रिय थे। सेंटर्स बना रहे हैं, कोलकाता सेंटर बना रहे हैं, ठीक है, और ट्रेड का सेंटर बना रहे हैं, ट्रेड के थ्रू कब्जा भी कर लिया कई प्लेसेस पे, लाइक कालीकट, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, ठीक है, और भी बहुत सारी माहे, ये सारी कुछ सलेसिटा, बहुत सारी इस तरीके की रीजन्स थे उधर कोस्टल एरिया में, जहाँ से ट्रेड एक्चुअली में जहाँ से ट्रेड किया जाता था, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी सक्रिय रहे, वहाँ पर इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स बनाए, अपनी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी सेटअप कर ली। अब ये धीरे धीरे आ गए नीचे की तरफ, ठीक है। अगर हम इंडियन मैप के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पर आपका इंडिया का साउथ का मैप, ठीक है, तो इंडिया का अगर आप यहाँ पर मैप देखते हो तो इंडियन मैप में जो यहाँ पर हमने एक छोटा सा मैप यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया है, तो इंडियन मैप के अकॉर्डिंग अभी तक ये लोग यहाँ पर थे, ठीक है, बंगाल, कोलकाता, बंगाल, ठीक है, उड़ीसा वाले पार्ट में अभी तक ये लोग यहाँ थे, बंगाल, और क्या था, बिहार, बंगाल, बिहार ऊपर हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया, और उड़ीसा वाले रीजन पे थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपने ट्रेड सेंटर्स वगैरह बना रहे थे, कब्जा जमा रहे थे इस वाले एरिया में। अब ये यहाँ से आ गए यहाँ मैसूर में, ठीक है, मैसूर आपका है
तमिलनाडु, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर इन्होंने मैसूर का जो राजा था उस समय, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, दिख रहे हैं मैसूर के राजा, ठीक है, तो वो थे आपके उस टाइम पीरियड में, यानी कि ये जो टाइम पीरियड यहाँ पर बताया हुआ है, इस टाइम पीरियड में यहाँ के राजा थे मैसूर के हैदर अली। ओके, काफ़ी ज़्यादा करेजियस, बोल्ड, ठीक है, किसी से नहीं डरने वाले, इस तरीके के हैदर अली का नेचर था, ठीक है, इस तरीके के राजा ये कहलाते थे हैदर अली। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1767 से लेके 69 तक, सॉ हैदर अली डिफीट द ब्रिटिश इन मद्रास। अब हैदर अली ने यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के साथ हैदर अली की लड़ाई हुई, उसमें हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को मद्रास में हरा दिया, फोर्सिंग देम टू साइन अ ट्रीटी। अब इन्होंने ब्रिटिशर्स को फोर्स किया, एक ट्रीटी आप हमारे साथ साइन करिए, प्रॉमिसिंग डिफेंस एड, कि आप हमें डिफेंस एड प्रोवाइड कराएंगे, तभी हम आपको यहाँ पर टिकने देंगे, मैसूर में टिकने देंगे, मद्रास में टिकने देंगे, यहाँ पर हम आपको काम करने देंगे, ट्रेड करने देंगे, हमें आप डिफेंस प्रॉमिस करिए, डिफेंस एड, डिफेंस मतलब आर्मी, ठीक है, सॉरी, डिफेंस यानी कि आर्मी की एड, हथियार, आर्मी प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी सारा कुछ प्रोवाइड कराएंगे। ये ट्रीटी हैदर अली ने ब्रिटिशर्स से साइन करवाई, विच दे लेटर रिनेग्ड ऑन ड्यूरिंग अ मराठा अटैक। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इसके साथ भी धोखा किया, ठीक है, और हैदर अली को धोखा दिया। और हैदर अली को धोखा देने के टाइम पे इन्होंने क्या किया, कब ये चीज़ करी इन्होंने, जब मराठा ने हैदर अली के ऊपर अटैक कर दिया था 1771 में, ठीक है, इसने ये ट्रीटी साइन करवाई, मतलब ट्रीटी मतलब बाकायदा सोचिए आप, ट्रीटी उस ज़माने में साइन हुई कि अगर कभी भी हमारे ऊपर कोई भी अटैक करने के लिए अगर आता है तो आप हमें डिफेंस एड प्रोवाइड कराएंगे, आर्म्स एम्यूनिशंस प्रोवाइड कराएंगे, आप हमें अटलरी प्रोवाइड कराएंगे, आप हमें कैवलरी प्रोवाइड कराएंगे, आप हमें आर्मी ट्रूप्स प्रोवाइड कराएंगे हमारी तरफ से लड़ने के लिए अगर कोई हम पर अटैक करता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस चीज़ में भी धोखेबाजी करी, बिट्रे किया हैदर अली को, ठीक है, रिनेक्ट भी बोलते हैं, विच दे लेटर रिनेक्ट, मतलब इन्होंने नकार दिया कि हमने जो है इस तरीके की ऐसी कोई ट्रीटी हमने इस तरीके की करी ही नहीं थी, ठीक है। सो अब वो कब किया इन्होंने, ड्यूरिंग मराठा अटैक, मराठा ने मैसूर के इस राजा पर हैदर अली पे अटैक कर दिया 1771 में, लेकिन ब्रिटिशर्स ने किसी भी तरीके की कोई हेल्प, जो ट्रीटी साइन करी थी उसके अकॉर्डिंग भी कोई हेल्प इसने ब्रिटिशर्स ने नहीं प्रोवाइड कराई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हैदर अली के मरने के बाद क्या हुआ। नाउ ब्रिटिश कैप्चर्ड माहे, ब्रिटिशर्स ने माही को कैप्चर किया 1779 में अंडर हैदर अली। अच्छा, माहे यहीं था आपका साउथ में, ठीक है। हैदर अली प्रोटेक्शन लेड टू द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, और हैदर अली के प्रोटेक्शन को लेकर जो उन्होंने ट्रीटी साइन करी थी कि हैदर अली को प्रोटेक्शन देंगे, उसके चलते सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी हुई जो कि 82 से 84 के बीच में हुई, ड्यूरिंग विच हैदर अली डाइड। और उस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो था वो वॉर में हैदर अली मारा गया, ठीक है, एंड हिज सन टीपू सुल्तान कंटिन्यू टू फाइट। और उसके बाद टीपू सुल्तान जो थे वो कंटिन्यू ब्रिटिशर्स के साथ फाइट, अपने रीजन को बचाने में के लिए फाइट उनकी चलती रही। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जब जो खत्म हुई वहां पर भी एक ट्रीटी साइन हुई 1784 में, विद बोथ साइड एग्रीइंग टू रिटर्न कॉन्कर्ड टेरिटरीज। दोनों तरफ से साइन हुई कि जो हैदर अली ने जो कब्जा किया है टेरिटरी वो ब्रिटिशर्स को लौटा दे, ब्रिटिशर्स ने जो हमारी टेरिटरी हैदर अली की मतलब जो कब्जा करी हुई है, कॉन्कर्ड करी हुई है टेरिटरी, वो हैदर अली को वापस लौटा दे, ठीक है। तो 1785 में टीपू सुल्तान बैन एक्सपोर्ट एंड प्रोहिबिटेड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द ब्रिटिश। बट टीपू सुल्तान ने क्या किया, जो लोकल मर्चेंट्स थे दो की ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, लोकल जितने मर्चेंट्स थे टीपू सुल्तान ने उन सब पे बैन कर दिया कि कोई भी ब्रिटिशर्स के साथ जो है ट्रेड जैसी चीज़ नहीं करेगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करेगा हमारे यहाँ से, मतलब हमारे इंडिया से जिस रीजन में वो रहते थे वहाँ से कोई भी चीज़ जो है सामान ब्रिटिशर्स नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड नहीं करना। इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स एंगर हो गए, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ गया, एंगर दैम ड्यू टू हिज क्लोज टाइज विद फ्रेंच। क्योंकि एंगर्ड इसलिए ब्रिटिशर्स तो एंगर्ड हो गए, ब्रिटिशर्स एंगर्ड हो गए, गुस्से में बौखला गए उनकी वजह से, क्यों एंगरिंग देम ड्यू टू हिज क्लोज टाई विद द फ्रेंच, क्योंकि इधर टीपू सुल्तान के फ्रेंच के साथ बहुत ही क्लोज टाई अप थे, बहुत अच्छा उनके रिलेशन थे, उनके साथ ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था। फॉर्म ऑफ फ्रांस जो है किसी तरीके का कोई कब्जा या इस तरीके से जमाने के पर्पज से जो था वो कुछ ट्रेड व्रेड वो इस पर्पज से नहीं कर रहा था, तो इसीलिए लिखा है कि जो है उनके जो फ्रांस के साथ जो उनके टाई अप थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश के दूसरे, ये एक गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद नेक्स्ट जो आए कॉर्नवालिस। ना लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकमिंग अ गवर्नर जनरल इन 1786 में,
ये गवर्नर जनरल बने यहाँ अलाइंड विद मराठास, इन्होंने मराठास के साथ अलाइन किया। मराठास के साथ अलाइन मतलब दोस्ती करना, दोस्ती यारी करना, अलाइन करना यानी कि गठबंधन करना, प्रॉपर अगर आप हिंदी में देखो तो गठजोड़ करना, गठबंधन करना। एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम और हैदराबाद के साथ टू डिफीट टीपू, ताकि टीपू सुल्तान को इन दोनों के साथ, मराठास के साथ और निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ मिलके टीपू सुल्तान को हराया जा सके, जिसकी वजह से हु सीडेड हाफ हिज टेरिटरी अंडर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। हु सीज्ड हाफ हिज टेरिटरी, हैदराबाद टू डिफीट टीपू सुल्तान। हु सीज्ड, जिसने सीज कर रखी थी, ठीक है, किसने सीज कर रखी थी? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने हाफ ऑफ हिज टेरिटरी, अपनी टेरिटरी सीज कर रखी थी अंडर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी के तहत उसने अपनी सारी जो टेरिटरी थी वो सीज करी हुई थी, उसमें कोई घुस नहीं सकता था, ठीक है ना। 1799 में क्या हुआ? ड्यूरिंग द 4th एंग्लो मैसूर वॉर, यहाँ होती है चौथी एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो यानी कि ब्रिटिशर्स, एंग्लो यहाँ पर है ब्रिटिशर्स, और मैसूर वॉर यानी कि जो मैसूर में जो लोग उस समय रह रहे थे उनके साथ वॉर, किसकी? एंग्लो के साथ। एंग्लो यानी ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। एंग्लो जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। और मैसूर यानी कि मैसूर में जो उस समय रह रहे थे वो थे आपके, या जो लोग रह रहे होंगे वो टीपू सुल्तान ही रह रहे थे, उन्हीं का कब्जा था। हैदर अली तो मर चुके थे। टीपू सुल्तान और उनकी जो भी आर्मी वगैरह, ठीक है, उनके लोग, उनकी आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में बताइए कि 4th एंग्लो यानी ब्रिटिशर्स के साथ मैसूर वालों की लड़ाई। टीपू डाइड इन द बैटल, और इस बैटल में टीपू सुल्तान मारे गए। एंड क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठास के साथ और हैदराबाद के निजाम के साथ टाई अप कर लिया, दोनों के साथ मिल गए, दोनों की आर्मी, 3 आर्मी हो गई ना, हैदराबाद की निजाम ऑफ हैदराबाद, और कौन था? मराठास के साथ मिल गए ये, और ब्रिटिशर्स। तो ऑब्वियसली टीपू सुल्तान को मरना ही था, फिर मार दिया इन लोगों ने उनको। सो ब्रिटिश कैप्चर श्रीरंगपट्टनम, इन्होंने श्रीरंगपट्टनम ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, गिविंग हाफ ऑफ हिज किंगडम टू द वुडियार्स। वुडियार्स जो थे, वुडियार्स को इन्होंने दोबारा, वो जो पूरी हाफ ऑफ किंगडम थी मैसूर की, वो दोबारा मतलब वुडियार्स को देना, यानी कि वुडियार्स वो थे, वो एंटर्ड अ सब्सिडरी अलायंस। वुडियार्स जो थे वो पहले रूलर्स थे मैसूर के, जो पहले रहा करते थे, रूलर्स ऑफ मैसूर। मतलब टीपू सुल्तान और हैदर अली के आने से, वहाँ पर आने से पहले वहाँ पे वुडियार्स करके कुछ रूलर्स थे जो वहाँ पर पहले से रहते थे, ठीक है। उनको इसने वापस दे दी और वुडियार्स को क्या किया? सब्सिडरी अलायंस में एंटर करवा लिया। मतलब उनसे जो है सब्सिडरी अलायंस की एक जो ट्रीटी थी, वो सब्सिडरी अलायंस वाली ट्रीटी जो है ब्रिटिशर्स ने जो है वो साइन करवा ली, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वॉर विद मराठा। अब पहले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है मराठास के साथ मिलके टीपू सुल्तान को हरवा दिया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस और जितने सब ब्रिटिशर्स तो सब एक ही थे, कोई अलग अलग थोड़ी ना थे। अब यही लॉर्ड कॉर्नवालिस सारी अपनी आर्मी ट्रूप लेकर अब मराठास से भिड़ पड़े। मतलब ये ऐसे दोगले लोग थे जो कभी किसी के नहीं हुए, ना ये मराठास के हुए, ना ये निजाम ऑफ हैदराबाद के हुए, ना हैदर अली के हुए, ना टीपू सुल्तान के हुए, ना बंगाल के नवाब मीर जाफर के हुए, ना मीर कासिम के हुए, ना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के हुए, ना सुजाउद्दौला के हुए। ब्रिटिशर्स किसी के नहीं होके, किसी के सगे होके नहीं रहे, ठीक है, किसी के भी सगे नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ इस पे इंडिया पे रूल करना था, उनको अपना कब्जा जमाना था, और वो कब्जा उन्होंने सारे हथकंडे अपना के 200 से 300 साल उन्होंने कब्जा किया। खैर एनीवेज, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर देयर डिफीट इन द 3rd बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, मराठास बैटल ऑफ पानीपत में जो थे हार गए थे 1761 में। मराठा सॉ देयर टेरिटरी डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स रूल्ड बाय डिफरेंट चीफ्स। अब मराठास ने ये देखा कि उनकी जो टेरिटरी थी वो बहुत सारी टेरिटरी उनकी डिफरेंट स्टेट्स में जो है डिवाइड हो गई थी, और उन स्टेट्स पे अलग अलग चीफ लोग जो थे वो वहाँ पे रूल कर रहे थे। और वो चीफ कौन थे? अलग अलग चीफ रूल कर रहे थे। अलग अलग चीफ मतलब सच है सिंधियाज, एक पार्ट में सिंधिया मराठा रूल कर रहे थे, एक में गायकवाड़ मराठा, एक में होलकर मराठास, एक में भोंसले मराठास जो थे, अलग अलग ये सब मराठास हैं। मराठियों की ये जातियाँ हैं, होलकर, भोसले, गायकवाड़, ये मराठी जातियाँ जो आज भी हैं, ठीक है, हमारे कंट्री में। तो ये अलग अलग रीजन पे रूल कर रहे थे। दीज चीफ फॉर्म्ड एन अलायंस, इन सब ने मिलकर एक अलायंस बनाया, एंड इंस्टॉल्ड अ पेशवा, और इन्होंने एक पेशवा इंस्टॉल्ड, मतलब एक पेशवा इंस्टॉल्ड, मोबाइल के तरीके से अगर हम इंस्टॉल्ड बोलेंगे कि मतलब कोई ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया, कोई ऐप आपने अपने मोबाइल पे जो है इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इंस्टॉल्ड बोलेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पेशवा किया, मतलब पेशवा अपॉइंट किया, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ठीक है। सारे चीफ्स ने एक पेशवा अपॉइंट करा, और उस पेशवा, मतलब वो जो पेशवा था, वो पेशवा को बोला जाता था प्राइम मिनिस्टर।
सो वो पेशवा को जो है प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था इन पुणे टू ओवरसीज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अफेयर। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर होता था, जो पेशवा होता था, वो पुणे में बैठता था, पुणे में बैठ के सारा कार्यभार संभालता था और पुणे से ही टू ओवरसीज यानी समुंदर के पार जो भी ट्रेड वगैरह होता था, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री अफेयर वो पेशवा संभालता था, ठीक है, और या प्राइम मिनिस्टर संभालता था, ऐसे आप कह सकते हो। तो पेशवाज जो है वो आज भी हमारे कंट्री के इस महाराष्ट्र पार्ट में पेशवाज लोग आज भी रहते हैं, ठीक है। द ब्रिटिश fought several wars with Marathas to establish dominance in the territories south of the Vindhyas। तो ब्रिटिशर्स ने इस दौरान मराठास के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है लड़ी हैं और अपना डोमिनेंस, अपना कब्जा, अपनी ताकत, ठीक है, अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने मराठास के साथ बहुत सारी लड़ाई लड़ी। डोमिनेंस इन द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। इंडिया के मैप में आप देखोगे तो विंध्यास जो है इस तरफ पड़ता है, बना देती हूँ मैं, ये इंडिया का मैप है। तो ऊपर साइड में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपका विंध्या रेंज है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी विंध्या रेंज है। तो साउथ ऑफ द विंध्या यानी कि विंध्या जो माउंटेन रेंज है हमारी, तो विंध्या माउंटेन रेंज के साउथ में यानी यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि यही है महाराष्ट्र का पार्ट पूरा यही है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने मराठास के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और मैक्सिमम मराठा का पार्ट जो था, मराठा रीजन जो था, इन्होंने कब्जा करने की जो है पूरी कोशिश करी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो अगेन, एंग्लो मीन्स यहाँ पर होता है ब्रिटिश, ठीक है। एंग्लो ये ब्रिटिश के बारे में बात कर रहे हैं, एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिश, ठीक है। सो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई 1776 से 82 में, बिगेन व्हेन द ब्रिटिश इंटरफेयर्ड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द पेशवा। अभी ये जो इन्होंने अपॉइंटमेंट किया था ना, पेशवा प्राइम मिनिस्टर इन्होंने बनाए थे, तो अब ब्रिटिशर्स को इसमें भी प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। उन्होंने अपने जाति के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर बना के रखा, अपनी जाति के ऊपर एक पेशवा बनाया उन्होंने, तो ब्रिटिशर्स को अब इससे भी प्रॉब्लम है, लीडिंग टू अ कॉन्फ्लिक्ट विद मराठा चीफ, और जिसके वजह से मराठा चीफ नाना फडणवीस के साथ इनकी ब्रिटिशर्स की कॉन्फ्लिक्ट हुई, विच एंडेड इन अ पीस ट्रीटी। अब कॉन्फ्लिक्ट तो हुई, लड़ाई तो हुई इनकी नाना फडणवीस के साथ, लीडिंग टू अ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन पीस ट्रीटी पे जाकर जो थी ये एंड हुई, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिशर्स ने मराठास के साथ एक पीस ट्रीटी कर ली और पीस ट्रीटी पर जो है जाकर एंग्लो मराठा वॉर आपकी खत्म होती है, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तो हमने इस चैप्टर को जो है बहुत शॉर्ट वे में बताया, लेकिन बहुत शॉर्ट होने के बाद भी चैप्टर लेंदी है, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेडर्स से ब्रिटिशर्स रूलर पर कैसे आए, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी सीन है। 100 साल इन्होंने पूरे कब्जा करने में लगा दिए, 60-70 साल तो करीब लगा ही दिए, ठीक है। तो इसलिए बुक्स में, हिस्ट्री की बुक्स में इतना लेंदी, इतना बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी बुक में भी करीब 3 पेजेस दोनों साइड का अगर हम देख लेते हैं, 3 या 4 पेजेस है, 4 पेजेस का है, उसको हमने यहाँ पे शॉर्ट में करके किया है, लेकिन शॉर्ट में करने के बावजूद भी जो है थोड़ा लेंदी तो है ही, हो ही गया है, ठीक है ना। सो बट आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको चैप्टर समझ आ रहा है और थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी और वॉर्स हुई मराठास के साथ, और ब्रिटिशर्स ने और कौन कौन सी नई नई पॉलिसीज़ निकाली, और वो और कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी, ठीक है, और कौन सी पॉलिसीज़ थी जिसके थ्रू उन्होंने ब्रिटिशर्स ने और सारे हमारे रीजन्स जो थे वो अपने कंट्रोल में लिए, ठीक है। तो वो पॉलिसीज़ हम देखेंगे, आगे स्टडी करेंगे कौन कौन सी पॉलिसीज़ है। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आता है और आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन है वो आप प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है और आपको कोई भी नया चैप्टर अगर आप आता है तो आप उस चैप्टर को मिस ना करने पाएँ, आपको चैप्टर्स की सारी अपडेट्स जो है बराबर मिलती रहे। सो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई आपकी 1803 में, 1805 तक चली, फॉलोड द डेथ ऑफ फडणवीस, ऑब्वियसली बट ऑब्वियस, अगेन यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जिसके साथ लड़ाई लड़ी सबको इन्होंने फाइनली मार ही दिया, ठीक है। किसी ना किसी राजा के साथ, चाहे मराठा, चाहे निज़ाम और हैदराबाद, चाहे सिराजुद्दौला, चाहे किसी ना किसी के साथ मिलके, जैसे कि हैदर अली को इन्होंने पहले मरवाया, ठीक है, उसके बाद टीपू सुल्तान को मरवाया, निजाम और हैदराबाद और मराठा उसको अपनी तरफ करके टीपू सुल्तान को मरवा दिया। अब मराठास के साथ लड़ाई करी, तो मराठास के साथ 2-3 वॉर, ये सेकेंड एंग्लो वॉर है, पहली हुई तो वो पीस ट्रीटी के साथ खत्म हुई, फिर उन्होंने दोबारा फिर लड़ाई लड़ी जानबूझ के, ठीक है,
और इसमें इन्होंने इनका टारगेट जो था वो टारगेट था नाना फडणवीस, जो मेन पेशवा था, जो प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, मराठास का, उसको इन्होंने मार दिया, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग कंट्रोल ऑफ मराठा टेरिटरीज। और रिजल्ट क्या हुआ, जब नाना फडणवीस की डेथ हो गई, नाना फडणवीस को जब इन्होंने मार दिया तो इन्होंने मराठा टेरिटरीज पे जो है कब्जा धीरे धीरे गेनिंग कंट्रोल, धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया। टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना, यमुना रिवर जहां से निकलती है उसके नॉर्थ में, इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, ठीक है। आप इंडिया मैप में देख सकते हो कि यमुना रिवर आपकी जो है कहां से निकलती है और आगरा और दिल्ली कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है, तो आगरा और दिल्ली पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आती है हमारी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये हुई हमारी 1817 और 1819, दो साल सारी वॉर चली, मैक्सिमम 3 साल वॉर चली हैं। द ब्रिटिश सबड्यू द मराठास, टुक ओवर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर टेरिटरी। मराठास को उठा के फेंकने का इनका पूरा प्लान था, ब्रिटिशर्स सबड्यू द मराठा, और जो सिग्निफिकेंट पोर्शन था, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था, वो टेरिटरीज इन्होंने टुक ओवर कर ली, पूरी अपने अंडर में कर ली, एंड फोर्स द पेशवा टू लीव पुणे। जो पेशवाज थे, जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, नाना फडणवीस को मार दिया, उसके बाद किसी और को उन्होंने पेशवा बनाया, और जितने मराठी थे, मतलब जो अलग अलग, जो अभी आपने कास्ट हमने आपको बताई ना, अलग अलग जो मराठास के चीफ अटेंड्स थे, इनको नाम दिया था पेशवा, ठीक है। सो गायकवाड़, होलकर, भोसले, इन सब को भगा दिया पुणे से, बोला फोर्सफुली भगा दिया कि इस पुणे छोड़ के आप यहाँ से जाओ विद अ पेंशन, यानी कि आप यहाँ से चले जाओ, आप पुणे छोड़ दो, हम आपको पेंशन देंगे, इंडिकेट अ शिफ्ट टू अ मोर एग्रेसिव टेरिटोरियल पॉलिसी। और पेंशन देंगे, लेकिन बाद में कुछ टाइम तक दी और उसके बाद इन्होंने बंद कर दी। और इसके बाद इन्होंने, जब ये लोग शिफ्ट हो गए, जब पेशवास चले गए पुणे से सारे, उसके बाद जो थे वो शिफ्ट हो गए और एग्रेसिव टेरिटोरियल पॉलिसी की तरफ शिफ्ट हो गए, यानी कि इसके बाद इन्होंने जो पॉलिसीज बनाई वो और ज़्यादा गुस्से में होकर बनाई, एग्रेसिव पॉलिसी थी, टेरिटरीज को कब्जाने की, और ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज इन्होंने बनाई। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ठीक आता है ब्रिटिश एक्सपैंड कंट्रोल थ्रू सब्सिडरी अलायंस। ब्रिटिश एक्सपैंड कंट्रोल थ्रू सब्सिडरी अलायंस। अब पहली पॉलिसी थी इनकी ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिश ने एक्सपैंड किया अपना कंट्रोल एक्सपैंड किया, यानी कि अपना जो कब्जा था, जो अपना कंट्रोल था, उन्होंने बढ़ाना शुरू किया, और बढ़ाने के साथ साथ किसके थ्रू बढ़ाया? सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के थ्रू इन्होंने अपना कंट्रोल जो था और बढ़ाना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपैंडेड ब्रिटिश कंट्रोल थ्रू सब्सिडरी अलायंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है। सो ब्रिटिश इंडिया का जो ब्रिटिश इंडिया था, उसमें जो गवर्नमेंट थी, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे, वो गवर्नमेंट पे तो अभी डायरेक्ट इनका अभी गवर्नमेंट पे कंट्रोल नहीं हुआ था, ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हुआ था। तो इन्होंने गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, जो उस समय कोई गवर्नमेंट तो ऐसी थी नहीं, सबके अपने अपने अलग अलग रीजन थे, ब्रिटिश यानी, लेकिन ब्रिटिश जो थे वो गवर्नमेंट इंडिया में बनाना चाहते थे, ठीक है। तो एक्सपैंड ब्रिटिश कंट्रोल, इन्होंने अपना ब्रिटिश कंट्रोल और बढ़ाया। गवर्नमेंट थी लेकिन ब्रिटिश के प्रॉपर अंडर में नहीं थी, थोड़ी बहुत उनके अंडर में थी। तो इस टाइम पीरियड में यहाँ पर जो है आपके आते हैं लॉर्ड वेल्सली, ठीक है। लॉर्ड वेल्सली को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया, ठीक है। अब जब इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया है तो इट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स की चल रही है, क्योंकि इंडिया नाम है देश का, ठीक है, तो इंडिया गवर्नमेंट ही कहेंगे, लेकिन ब्रिटिश के कंट्रोल में है। तो लॉर्ड वेल्सली को बनाया यहाँ पे गवर्नर जनरल, इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया ना, तो गवर्नमेंट इंडिया में है, गवर्नमेंट चल रही है, ब्रिटिशर्स चला रहे हैं, वहां से बैठे बैठे जो है वो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं। यहाँ पर ये जो वर्क कर रही है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिशर्स सारे काम कर रहे हैं। तो अब इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? कंट्रोल अपना बढ़ाना शुरू किया, और इन्होंने कैसे बढ़ाया? सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। तो लॉर्ड वेल्सली जो थे, जब यहाँ के गवर्नर जनरल बन के आए, तब सब्सिडरी अलायंस एंड द डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट भी करना शुरू किया, और सब्सिडरी अलायंस जो है पॉलिसी के थ्रू भी इन्होंने बाकी बच्चे कुछ रीजंस को भी अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 में नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला वाज फोर्स्ड इनटू सब्सिडरी अलायंस। अब सुजाउद्दौला को ज़बरदस्ती इस सब्सिडरी अलायंस में एंटर करवाया, ज़बरदस्ती इस पॉलिसी को पे साइन करवाए, जिसे कहते हैं, ठीक है। साइन करवाने की वजह से इन 1801 में साइन करवाए, हैड टू सीट हाफ हिज किंगडम फॉर फेलिंग टू पे फॉर हिज प्रोटेक्शन। यानी कि इनका सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी क्या होती थी? सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी ये होती थी कि ये लोग ज़बरदस्ती सुजाउद्दौला, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, या मराठा हो गया, टीपू सुल्तान हो गया, हैदर अली हो गया,
कोई भी राजा होता था उसको जबरदस्ती प्रोटेक्शन अपनी आर्मी की प्रोवाइड करा रहे हैं और कह रहे हैं इस प्रोटेक्शन के लिए आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। ये जबरदस्ती वाली सब्सिडी, क्योंकि जबरदस्ती ही इन्होंने सारी पॉलिसी बनाई और उन्हीं पॉलिसी के थ्रू जबरदस्ती ही इन्होंने सारे रीजन्स को अपने कब्जे में किया। ठीक है, जबरदस्ती प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। किसी राजा को, सुजाउद्दौला को, सिराजुद्दौला को, मीर कासिम को, किसी को, टीपू सुल्तान को जरूरत हो या ना हो, लेकिन जबरदस्ती अपनी प्रोटेक्शन घुसेड़ देते थे ये लोग बीच में। ठीक है, जबरदस्ती अपनी प्रोटेक्शन जबरदस्ती दे रहे हैं और कह रहे हैं आपको उसके बदले में हमें पैसा देना पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो हम आपकी जो ज़मीन है, आपका जो रीजन है, आपकी जो किंगडम है, यानी सुजाउद्दौला जिस रीजन पर राज कर रहा है वो रीजन पूरा का पूरा फेलिंग टू पे फॉर हिज प्रोटेक्शन सीड हाफ ऑफ हिज किंगडम। तो यानी कि अगर आप पैसा नहीं देंगे, पैसा देने में अगर आप फेल होते हैं तो आपकी कई बार पूरा राज्य, पूरी एम्पायर, पूरी किंगडम ये लोग जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे, अपनी आर्मी ट्रूप भेज के अटैक करवा देते थे उन पे, या उनकी हाफ ऑफ हिज किंगडम जो थी वो अपने कब्जे में कर लेते थे। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स की आपकी पॉलिसी हुआ करती थी, ये ब्रिटिशर्स की चालाकियां हुआ करती थी। ठीक है, ऐसी ज़बरदस्ती पॉलिसीज़ बनाकर जो है ब्रिटिशर्स इस तरीके की चीज़ें करते थे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या पॉलिसीज़ बनाते थे और जो सब्सिडरी अलाइंस अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे 3-4 स्लाइड्स में। ठीक है, 3-4 पिक्चर्स में सब्सिडरी अलाइंस, तो वो आपके क्लियर हो गया होगा कि सब्सिडरी अलाइंस एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर द औरंगजेब्स डेथ के बाद निजामुल मुल्क असफ झा डिक्लेयर हिमसेल्फ द नवाब ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद का जो नवाब था, हैदराबाद के जो नवाब थे वो औरंगजेब थे। तो उनकी डेथ के बाद निज़ाम उल मुल्क असफ झा, बहुत लंबा नाम है इनका, ठीक है, इन्होंने अपने आप को नवाब ऑफ हैदराबाद डिक्लेयर कर दिया, हैदराबाद का नवाब बता दिया। उसके बाद जो इनके सक्सेसर थे वॉज कंपेल्ड टू साइन अ सब्सिडरी अलाइंस, लेकिन उसके बाद जो इनके जितने सक्सेसर थे उनको ज़बरदस्ती जो सब्सिडरी अलाइंस की जो ट्रीटी थी ब्रिटिशर्स की उस पर कंपेल टू साइन, यानी ज़बरदस्ती उस पर जो है साइन करवाए ब्रिटिशर्स ने। विद द ब्रिटिश फेलिंग टू पे हैड टू सीड टेरिटरी एज अ पेनल्टी। अगर ब्रिटिशर्स के साथ कंपेल किया ज़बरदस्ती साइन करने के लिए, अगर फेलिंग टू पे, और वो साइन मतलब वो जो ट्रीटी थी उस ट्रीटी में क्या था, सब्सिडरी अलाइंस में यही था ना कि ब्रिटिशर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे और उस प्रोटेक्शन के बदले में जो भी नवाब होगा या किंग होगा, जो भी होगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, पैसा मनी देना पड़ेगा। ठीक है, जबरदस्ती मनी देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, अगर किसी को प्रोटेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, ब्रिटिशर्स जबरदस्ती जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं और फिर पैसा भी जबरदस्ती मांग रहे हैं। मतलब इनका तो वो सुनारो वाला हिसाब किताब था कि मतलब चित भी अपनी और साथ में पट भी अपनी। ठीक है, जबरदस्ती ट्रूप भी प्रोवाइड कराओ और जब इनका मन होता था तो ये सब्सिडरी अलाइंस वाली पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकते थे। ठीक है, नहीं मतलब हमारी मर्जी, हम नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं ट्रूप लाइक इन दैट, ताकि वो राजा मर जाए और मर जाए। सारे मुगल साम्राज्य ब्रिटिशर्स की वजह से ही खत्म हुआ, लेकिन शायद अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो मुगल साम्राज्य भी खत्म नहीं होता, ये भी फैक्ट है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, बहुत सारे कुछ अच्छे भी काम किए, कुछ अच्छे काम किए, बहुत सारे बुरे काम किए हैं। ठीक है, सो अगर वो नहीं आते तो शायद आज भी क्या ही होता, ब्रिटिशर्स नहीं आते, वो तो डेस्टिनी थी। ठीक है, हिंदुस्तान की डेस्टिनी थी या किसकी डेस्टिनी थी, कुछ भी कह लो। ठीक, शायद हिंदुस्तान की डेस्टिनी थी कि ब्रिटिशर्स को इंडिया आना था, नहीं आते, नहीं होते, डच आते, नहीं पोर्चुगीज आते, कोई नहीं आता, या ये लोग आते, ब्रिटिशर्स नहीं आते तो मे बी डच पोर्चुगीज राज कर रहे होते और मुगल साम्राज्य जो था वो मे बी शायद चल रहा होता आज भी हिंदुस्तान में। ठीक है, सो जो है इन्होंने इनके साथ भी यही किया और अगर फेल हुए, इन्होंने इसको बोला निज़ामुल मुल्क असफ झा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद को, कि अगर आप फेल हुए, पैसा अगर आपने नहीं दिया तो आपकी टेरिटरी जो है वो हम हड़प लेंगे एज अ पिनानिटी के तौर पर। यहाँ पे लिखा है ना, पिनानिटी के तौर पर जो है हम आपकी ज़मीन जो है हड़प सकते हैं, क्योंकि हम ज़मीन के बहुत ज़्यादा भूखे हैं और हम पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करने आए। नाउ रूलर ऑफ मैसूर, मराठा, राजपूत ऑल्सो एंटर इनटू सब्सिडरी अलाइंस। ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती जो मैसूर के रूलर्स जो बच्चे कच्चे रह गए थे, मराठास जो बच्चे कुछ रह गए थे, राजपूत जो बच्चे कुछ रह गए थे, उनको ज़बरदस्ती सब्सिडरी अलाइंस की ट्रीटी पर साइन करवाया विद द ब्रिटिश, अलाउइंग देम टू एस्टैब्लिश सुपरमेसी, ताकि उनकी सुपरमेसी बनी रहे ओवर मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री बाय द अर्ली 19th सेंचुरी तक। ठीक है, ताकि उनकी सुपरमेसी 19वीं शताब्दी, अर्ली 19वीं शताब्दी तक जो है वो बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोर एनेक्सेशन अंडर पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। अब ये एक नई पॉलिसी आई, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी पॉलिसी क्या थी? व्हेन लॉर्ड हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब लॉर्ड हेस्टिंग आया भाई, गवर्नर जनरल बने भाई। ठीक है, 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग को भेजा
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का बना के कंपनी फॉर्मुलेटेड अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी की एक नई पॉलिसी यहाँ पर कंपनी ने बना दी। कंपनी कौन? जहाँ जहाँ पर भी कंपनी का नाम आता है तो वहाँ वहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हो या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हो, ठीक है। सो अंडर विच ब्रिटिश क्लेम सुप्रीम अथॉरिटी, जिसके अंडर में ब्रिटिश ने अपनी सुप्रीम अथॉरिटी क्लेम करी ओवर इंडियन टेरिटरीज, यानी कि इंडियन टेरिटरीज जो है वो हमारी है, सारी इंडियन टेरिटरीज। जस्टिफाई देयर इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट्स, और अपने आप को जस्टिफाई किया, अपने आप को मतलब सही ठहराया कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। जस्टिफाई देयर इंटरवेंशन, इंटरवेंशन जो इन्होंने इंटरफेयर किया निज़ाम के, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, टीपू सुल्तान को मारा, हैदर अली को मारा, ठीक है, निज़ामुल को मारा, शुजाउद्दौला को मरवाया, मीर कासिम को मरवाया, मीर जाफ़र को मरवाया, ये सब कुछ जो इन्होंने किया तो अपने आप को जस्टिफाई देयर इंटरवेंशन, अपने इंटरवेंशन यानी कि अपने इंटरफेरेंस को जस्टिफाई किया कि हमने जो किया वो सही किया। ओ एंड कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट, क्योंकि हमने ये क्यों किया? क्योंकि हम प्रिंसली, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स क्या बोलते हैं, प्रोविंसेस यूज्ड टू से, सो प्रिंसली स्टेट्स यानी कि प्रांत जिसे कहते हैं, ठीक है, प्रांत कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं। प्रिंसली स्टेट यानी प्रिंस हुआ करते थे उस टाइम पे, जैसे राजा हुआ करता था तो राजा का जो बेटा, जैसे हमने यहाँ ऊपर लिखा राजा का बेटा आपका राजकुमार, तो राजकुमारों का राज हुआ करता था, राजा मर गया तो उसका बेटा बनेगा, उसका बेटा राजकुमार है, राजकुमार कहा जाता था। तो यही वो प्रिंसली स्टेट्स, इसी के बारे में वो बोल रहे हैं कि अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कंट्रोल करने के लिए प्रिंसली स्टेट पे हमने अपनी अथॉरिटी दिखाई, हमने अपनी सुप्रीम अथॉरिटी दिखाई, हमारा अधिकार बनता है इंडियन टेरिटरीज पे। यही इनकी पॉलिसी पैरामाउंटेसी थी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है ना, न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, ठीक है। तो प्रोविंसेस हुआ करते थे यानी कि प्रांत, प्रोविंसेस कहा कभी भी आता है, प्रोविंसेस क्या होते हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हो या कोई पूछता है तो आप बता सकते हो प्रोविंसेस यानी कि प्रांत, ठीक है। सो न्यू पॉलिसी पैरामाउंटेंसी अंडर विच ब्रिटिश क्लेम सुप्रीम अथॉरिटी ओवर इंडियन टेरिटरी। क्या पॉलिसी थी कि हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है इंडियन टेरिटरीज पर, तो इसको खाली करने के लिए, इसको कब्जा करने के लिए हम ये सब कुछ कर सकते हैं। Their power was paramount, that is greater than that of Indian state। उनकी पावर जो थी वो पैरामाउंट थी, ठीक है। और पैरामाउंट मतलब होता है कि इंडियन स्टेट से ज़्यादा ग्रेटर थी ब्रिटिशर्स की पावर, यहाँ पर ये कहने का मतलब है दैन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट दे वर जस्टिफाई इन एनेक्सिंग। अपने आप को, अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए। इनका इंटरेस्ट था सिर्फ इंडियन टेरिटरीज पे कब्जा करना, ठीक है। तो अपना जो इनका जो इंटरेस्ट था उसको जस्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये जो कब्जा कर रही थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, ब्रिटिशर्स की ही थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था इनके बारे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है। तो अपने आप को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने या इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियंस हैं उनके सामने जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने कहा ऑफ इन एनेक्सिंग ऑफ थ्रेटिंग टू सीज इंडियन किंगडम। तो हमें जो है इंडियन किंगडम को जो है वो सीज करना पड़ा। द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वाज यूज्ड टू जस्टिफाई द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। पैरामाउंटेसी की पॉलिसी जो थी उसको जस्टिफाई करते हुए इन्होंने पंजाब पर एनेक्सेशन किया, पंजाब पर, या एनेक्सेशन मतलब पंजाब पर कब्जा किया, एंड एक्शन इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पर भी ये पहुंच गए अब कब्जा करने ड्यूरिंग 1830s में, ठीक है। एज द ब्रिटिश फियर्ड ग्रोइंग रशियन पावर, और उस दौरान क्या था, रशिया की पावर जो थी 1830 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़ोगे अगर 9th में, फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेशनलिज्म इन यूरोप, तब आपको वहाँ पता चलेगा कि रशिया में और यूरोपियन कंट्रीज़ में 1830 में जो था वो क्या हो रहा था, ठीक है। वहाँ पर नेशनलिज्म चल रहा था, वहाँ पे भी राजाओं को जो है ख़त्म किया जा रहा था, मोनार्की ख़त्म करी जा रही थी। तो ब्रिटिश जो थी, रशिया की ताकत बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ रही थी, उसकी रशिया की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स जो थे वो डरे हुए थे, यूनाइटेड किंगडम बहुत डरा हुआ था, ठीक है। फियर्ड ग्रोइंग रशियन पावर एंड पोटेंशियल इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, और उधर रशिया की तरफ से, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से भी इन्वेजन हो रहे थे, वहाँ से भी कोई ट्रेडर्स और रूलर्स जो थे वो इंडिया पे अटैक करते हुए चले आ रहे थे। तो इसलिए यूनाइटेड किंगडम जो था यहाँ पर बड़ा डरा हुआ था इस बात को लेके कि रशिया की पावर जो है बड़ी बढ़ रही है उस दौरान। तो एनकाउंटर दिस थ्रेट, इस थ्रेट से एनकाउंटर होने के लिए, इस डर से फेस टू फेस होने के लिए ब्रिटिश वेग्ड अ वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अफगानिस्तान पर जबरदस्ती का, बिना वजह, बिना रीज़न का अटैक कर दिया 1838 में, और 42 तक वो लड़ाई चली टू इस्टेब्लिश इनडायरेक्ट रूल ओवर द रीजन, ताकि उस रीजन पर भी हम इनडायरेक्ट रूल कर सके, वो उस पर हमारा डर बना रहे, अफगानिस्तान पर हमारा डर बना रहे, हमारी सुपरमेसी बनी रहे। एंड सब्सिक्वेंटली टुक ओवर सिंध, और सिंध प्रांत जो था, जो सिंध
रीजन था, पाकिस्तान वाला जो सिंध रीजन था, अफगानिस्तान वाला जो रीजन था, वो इन्होंने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अबाउट, हम देखेंगे यहाँ पर कुछ। सो हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू चल रहा था वो था हमारा मोर एनेक्सेशन अंडर पॉलिसी ऑफ पैरामोटेसी। ठीक है, अब पैरामोटेसी के अंदर अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो अब चलते हैं आपके पंजाब वाले पार्ट में, या सिंध वाला जो पाकिस्तान आज प्रेजेंट पाकिस्तान है, तो वहाँ पे पंजाब, जो हमारा पंजाब है उससे आधा पंजाब पाकिस्तान के पास गया हुआ है। ठीक है, सो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि पंजाब या सिंध वाला जो सिंध प्रांत था, उस टाइम पे सिंध प्रांत ब्रिटिशर्स ने वो वाला पार्ट किस तरीके से वहाँ पे, मतलब पंजाब पूरा एरिया वो लगता था, पूरा सिंध वाला एरिया वो लगता था। ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी वहां से जाती, दैट इज इंडस रिवर। ठीक है, तो वहां पे राजा रंजीत सिंह, इनका बेटा, इनके जो किंग्स थे, राजा रंजीत सिंह जो किंग था, उनका यहाँ पर पूरा जो था आपका रूल था। ठीक है, सो इन 1809 द आमीर्स ऑफ सिंध एंटर्ड इनटू अ सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश, मेकिंग सिंध अ स्ट्रैटेजिक बेस फॉर ब्रिटिश अटैक ऑन अफगानिस्तान। ठीक है, ब्रिटिश जो थे वो सिंध प्रांत को एक बेस लेकर चल रहे थे। ठीक है, बेस किस चीज के लिए? बेस वो जो है अफगानिस्तान को जो है अटैक करने का उनका प्लान था, ब्रिटिश अटैक ऑन अफगानिस्तान। तो वो सिंध प्रांत से होते हुए जाने के बारे में सोच रहे थे कि यहाँ से हम जाएंगे और अफगानिस्तान पर अटैक करेंगे। ये इनकी बेसिक स्ट्रैटेजी थी, इसलिए यहाँ पे लिखा है सिंध अ स्ट्रैटेजिक बेस। सिंध को इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक बेस बनाया फॉर ब्रिटिश अटैक, ब्रिटिश के अटैक के लिए। ब्रिटिश ने अटैक किया मतलब किस पे? अफगानिस्तान पे यहाँ पर आपका अटैक किया ब्रिटिश ने। In 1843, disregarding the treaty, the British took complete control of Sindh. कुछ ट्रीटी साइन हुई थी सिंध के राजाओं के बीच में और ब्रिटिश के बीच में। उस ट्रीटी को ब्रिटिशर्स ने डिसरिगार्ड किया, उस ट्रीटी को नहीं माना। उस ट्रीटी को क्या, वो पहले किसी भी ट्रीटी को नहीं मानते थे, ट्रीटी कर लेते थे लेकिन उसके बाद वो किसी भी ट्रीटी को मानते नहीं थे। ठीक है, द ब्रिटिश टू कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सिंध एंड बिगेन टू आई पंजाब, मतलब जो सिंध प्रांत था पाकिस्तान में जो आज पोर्शन चला गया है, तो वो वाला जो सिंध का जो एरिया था उसको पूरा कंट्रोल कर लिया। अब उनकी नजर थी पंजाब की तरफ, मतलब सिंध जो पाकिस्तान में आज गया हुआ है, वहां से ये लोग जो है अब हिंदुस्तान के पंजाब की तरफ इनकी आंखें जो थी वो गड़ी हुई थी। दैट्स व्हाई इट रिटन ओवर हियर बिगेन टू आई ऑन पंजाब। अब पंजाब में आंखें गड़ी हुई थी कि पंजाब में अब हमें कैसे जो है कंट्रोल, पंजाब को कैसे हमें अपने उसमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महाराजा रंजीत सिंह कैप्ट द ब्रिटिश अवे फ्रॉम पंजाब ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। राजा रंजीत सिंह ने मतलब पूरी लाइफ टाइम यही चाहा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स को जो है वो हम पंजाब से जो है हम ब्रिटिशर्स को कैसे दूर रख पाए। ठीक है, किस तरीके से हम दूर रख सकते हैं। और बट आफ्टर हिज डेथ, लेकिन उनकी डेथ के बाद द ब्रिटिश फोर टू वॉर्स विद सिख, और ब्रिटिशर्स ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी सिखों के साथ, 2 इनकी लड़ाइयाँ हुई और उन दोनों ही लड़ाइयों में 1854 में 45 में हुई पहली लड़ाई आपकी। ठीक है, पहली लड़ाई होती है 1845 से लड़ाई 46 तक हुई। ठीक है, 1 साल ये चली। और सेकेंड लड़ाई थी आपकी 1848 से 49, ये भी आपकी लगभग 1 ईयर चली। लेकिन ये 2 लड़ाइयाँ ब्रिटिशर्स ने सिखों के साथ लड़ी एंड मैनेज टू अनेक्स पंजाब। और फाइनली पंजाब काफ़ी बड़ा हिस्सा था हमारा, और पंजाब को फाइनली ब्रिटिशर्स ने जो है उस पर अटैक, यानी कि अटैक करके उसका पूरा कंट्रोल जो था ब्रिटिश ने अपने ऊपर, पूरा कंट्रोल अपने कब्जे में जो है ब्रिटिशर्स ने ले लिया। ठीक है, तो फाइनली इसको भी जो है पंजाब को भी जो है अपने कब्जे में उन्होंने ले लिया। नेक्स्ट चलते हैं, अब जो 2 वॉर जो ब्रिटिशर्स ने लड़ी है, ठीक है, अब उन 2 वॉर के बारे में हम देखेंगे। तो वो दोनों वॉर्स जो थी, 2 वॉर्स, पहली आपकी एंग्लो सिख वॉर, उसके बाद और बाकी वॉर्स हम खैर देखेंगे, अभी तो यही है हमारी चल रही है। तो 2 वॉर्स हैं, उसमें से फर्स्ट जो आपकी आती है वो आती है आपकी एंग्लो सिख वॉर। नाउ आफ्टर रंजीत सिंह डेथ, रंजीत सिंह की डेथ के बाद द खालसा, सो रंजीत सिंह की डेथ के बाद द खालसा द सिख एलिमेंट इन द पंजाब आर्मी, तो खालसा एक इनका ग्रुप होता है। ठीक है, पंजाबी का या सिखों का, द सिख एलिमेंट, जो सिख अलग होते हैं वो अलग और खालसा अलग होते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे होगे, हमने ये दिलीप सिंह है बेसिकली। ठीक है, ये हैं आपके दिलीप सिंह जो थे वो राजा रंजीत सिंह के बेटे थे। ठीक है, तो ये हमने इनकी पिक्चर यहाँ पर डाली है, तो आप देख सकते हो दिलीप सिंह की इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो इन्होंने इन द पंजाब आर्मी, एक पंजाब आर्मी बनाई सबने, बिकेम क्वाइट पावरफुल इन पंजाब, जो कि पंजाब में काफ़ी पावरफुल थी, बेसिकली बनाई रंजीत सिंह के डेथ के बाद। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बिटवीन द खालसाज, अब ये जो पहली सिख वॉर थी वो खालसाज के बीच में हुई थी और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, एंडेड विद द खालसाज डिफीट। लेकिन फाइनली इसमें क्या हुआ, जो खालसाज थे यानी कि जो सिख थे, सिख का ही एक ग्रुप होता है जिसे कहते हैं खालसाज। ठीक है,
तो जो सिख थे उन्होंने वो जो थे उनको जो है ब्रिटिशर्स ने इसमें हरा दिया एंड द साइनिंग द ट्रीटी ऑफ लाहौर, और इन्होंने खालसा से ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी साइन करवाई जो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ लाहौर की, यानी कि लाहौर जो था वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में जो है वो इनको देना पड़ा रहा। दिलीप सिंह के टाइम पर ये सारा जो खालसा एलिमेंट, खालसा जो ग्रुप बना, सिख एलिमेंट जो बना, इन लोगों ने जो ब्रिटिशर्स के साथ जो लड़ाई करी, ये दिलीप सिंह के अंडर द लीडरशिप में हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा आफ्टर द रंजीत सिंह, तो रंजीत सिंह के डेथ के बाद दिलीप सिंह ने सारी चीज़ें जो थी वो दिलीप सिंह ने संभाली थी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज डिड यू नो। यहाँ पर आप देख रहे हो एक बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, और वो ये है कि रानी जिद्दन कौर, द लास्ट क्वीन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, was symbolically married to an arrow and sword। मतलब जो ये थी रानी जिंदन कौर जो थी, जो कि रंजीत सिंह की वाइफ थी, दिलीप सिंह की माँ थी, ये पहली ऐसी कही जाती है, पहली ऐसी सिख लेडी थी जिसे सिखनी भी बोलते हैं, ठीक है, सिखों की जो वाइफ होती है जिनके पास जो तलवार रखती हैं या एरो रखती हैं, अपने पास तीर कमान वगैरह रखती हैं, तो उन्हें सिखनी कहा जाता है, ठीक है। सो ये पहली ऐसी सिखनी थी या पहली ऐसी सिख लेडी थी, सिख वुमेन भी कह सकते हैं, सिख लेडी भी कह सकते हैं, फर्स्ट सिख वुमेन जिन्होंने जब शादी करी थी राजा रंजीत सिंह से, ठीक है, तो इनके पास मतलब ये कुछ सिख लोग जो है अपने पास तलवार रखते हैं, ठीक है, या एरो भी रखते हैं, तो ये पहली ऐसी सिंबॉलिक क्वीन कही जाती हैं, सिंबॉलिक रानी कही जाती हैं, जिन्होंने जो उनके जो वो होते हैं ना, इनके जो रिलीजन का जो सिंबल है, वो रिलीजन का सिंबल अपने साथ में रख कर, इनके रिलीजन का सिंबल तलवार माना जाता है, ठीक है। खैर एनीवेज, मतलब एक्चुअली मुझे ये बोलते हुए एक चीज़ याद आ गई कि हर रिलीजन में, मतलब मैक्सिमम हर रिलीजन में आप देखोगे कोई ना कोई लड़ाई का चिन्ह होता है, और रिलीजन का, हर रिलीजन का अपना अपना एक चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अभी दिखाया कि सिख रिलीजन का चिन्ह होता है तलवार, स्वार्ड रखना या एरो रखना अपने पास। मुस्लिम रिलीजन का भी चिन्ह जो है वो जो अल्लाह का जो वो है वो चिन्ह मानते हैं, लेकिन मुस्लिम्स भी जो है अपने घरों में तलवारें, कटारें ये सब रखते हैं। हिंदू भी कुछ जो है अपने घरों में तलवारें, कटारे की हमारा वो है रखते हैं, लेकिन एक क्रिश्चियन कम्युनिटी ही एक ऐसी है जिसका सिंबल जो है वो भी क्रॉस है, सिंबल जो हम अपने जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, ठीक है, वो सिंबल जो है क्रॉस है, और हमारे घर में फाइटिंग वाली या लड़ाई वाली इस तरीके की आप मतलब लड़ाई वाले जैसे टाइप के जो सिंबल्स होते हैं, तो आपको लड़ाई वाले ऐसे कोई सिंबल्स क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर में कभी नहीं दिखेंगे, कि किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर में तलवारें, बंदूकें और ये वो एरो, स्वार्ड और ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी इज़ द ओनली कम्युनिटी हु लिव इन द पीस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्रिश्चियन कम्युनिटी ही एक ऐसी कम्युनिटी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया, जो कि सबसे ज़्यादा पीसफुली अपनी कंट्री में भी रहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ही पीसफुली रहती है इन कंपैरिजन टू अगर आप हिंदू या मुस्लिम या सिख रिलीजन से अगर आप कंपेयर करें, तो क्रिश्चियन रिलीजन इज़ द मोस्ट, और क्या मतलब क्या कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा द मोस्ट पीसफुल रिलीजन इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, मोस्ट पीसफुल रिलीजन। खैर एनीवेज, so the treaty of Lahore recognized Dilip Singh, Ranjit Singh's son, as the ruler of Punjab and his mother Rani Jindan regent, but effectively made the British the virtual ruler of Punjab। अब इन्होंने क्या किया, रंजीत सिंह का जो बेटा था दिलीप सिंह, उसके बेटे को पंजाब का रूलर मान लिया, उनकी मदर को भी एज रीजेंट यानी कि वहाँ की पंजाब की क्वीन मान लिया, बट इफेक्टिवली मेड द ब्रिटिश द वर्चुअल रूलर ऑफ पंजाब। लेकिन इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने अपने आप को वर्चुअल रूलर कहा, मतलब हम रूल हम ही करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही चाहे हो, लेकिन रूल हम करेंगे, आप जो है एक तरीके से बस काइंड ऑफ अगेन हम यहाँ पर कह सकते हैं काइंड ऑफ अ पपेट रूलर इन्होंने उनको करार दे दिया, मान लिया, लेकिन मतलब बहुत उससे नहीं माना कि सारे मतलब क्या कह सकते हो, सारे हक जो है, सारे राइट्स, पंजाब के सारे राइट्स दिलीप सिंह को राजा जो है बने, रंजीत सिंह का बेटा, या उनकी माँ को जो है सारे राइट्स देना, ये मतलब सारे राइट्स नहीं दिए थे, राइट्स सारे ब्रिटिशर्स के ही पास थे, ठीक है। सो ये था एंग्लो सिख वॉर के बारे में कि एंग्लो सिख वॉर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ अनहैप्पी विद ब्रिटिश डोमिनेशन, ब्रिटिश के डोमिनेशन से सिख बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, ठीक है। जो खालसा कम्युनिटी थी सिखों की, वो भी बहुत परेशान थी, अनहैप्पी थी, खुश नहीं थे उनके
इन सब चीज़ों से, तो इसलिए खालसा ने चैलेंज किया ब्रिटिश को अगेन इन 1848 में अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। उस समय इंडिया का जो गवर्नर, मतलब ब्रिटिश इंडिया का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। ब्रिटिश डिफीट द खालसा एंड एनेक्स्ड पंजाब, और फाइनली वही हुआ जो अब तक होता चला आ रहा है ब्रिटिश इंडिया में। ब्रिटिशर्स ने अगेन खालसा को हरा दिया और पंजाब को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि खालसा ने इनको चैलेंज किया। अच्छा खासा दलीप सिंह जो है राजा बना हुआ था, वर्चुअली ब्रिटिशर्स जो थे वो रूल कर रहे थे, लेकिन इनको भी वो चीज़ जो है भाई नहीं, ठीक है, वो जैसे रूल कर रहे थे करने देते हैं, ठीक है, लेकिन इनको नहीं समझ आया। खालसा ने इनको चैलेंज किया और आखिरकार चैलेंज में खालसा हार गए। तो भाई जब खालसा लड़ रहे हैं तो इट मीन्स है कि सारी सिख कम्युनिटी जो है वहाँ पर ब्रिटिशर से लड़ रही है, ठीक है। और अनेक्स पंजाब, जब हार गए तो ब्रिटिशर्स ने पंजाब को अनेक्स्ट कर लिया, वो तो करना ही था, कब्जा कर लिया। आफ्टर द अनेक्सेशन महाराजा दिलीप सिंह वॉज पेंशनड ऑफ एंड सेंट टू इंग्लैंड। और अनेक्सेशन के बाद ब्रिटिशर्स ने दिलीप सिंह को, महाराजा दिलीप सिंह को उठा के जो है इंग्लैंड भेज दिया कि आप जाओ यहाँ से, यहाँ पर आपका कोई रोल नहीं है, यहाँ पे आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ से जाओ, जाके इंग्लैंड में रहो, वहाँ आराम से ऐश करो और हम जो है आपको पेंशन वेंशन जो है वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये कहने को एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ भी है कि सही है, पेंशन मिल रही है, अपना आराम से पेंशन पे जो है अपना आराम से जियो, कोई टेंशन नहीं। राजा महाराजा की वो टेरिटरी देखनी है, वो टेरिटरी देखनी है, पेंशन तो मिल रही है, अपना आराम से। इंग्लैंड जब भेजा होगा तो घर भी दिया होगा, रहने की चीज़ें भी दी होंगी, आराम से रहो। खैर एनीवेज, कम टू द नेक्स्ट फाइनल फेज ऑफ एनेक्सेशन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब फाइनल फेज आ गया, मतलब ब्रिटिशर्स ने अब पूरी तरह से पूरे इंडिया पे कब्जा अपना अच्छी तरह से जमा लिया था। और फाइनल जो इनकी पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी के थ्रू इन्होंने बचे कुचे जो टेरिटरीज थी उन टेरिटरीज को जो अपने कब्जे में किया, बची कुची टेरिटरीज, ठीक है, तो उन पर इन्होंने अब ये नई पॉलिसी जो है लाद दी। वो नई पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बिटवीन 1848 और 1856 के बीच में ब्रिटिश इनेक्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन्होंने ये नई पॉलिसी अपनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डिवाइज बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी की फोटो है जो हमने डाली है यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे उस समय, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी डाली, स्टार्ट करी, न्यू पॉलिसी स्टार्ट करी। अभी ये क्या है पॉलिसी आगे बताएंगे। टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स विदाउट अ मेल हायर इनटू ब्रिटिश टेरिटरी, यानी कि इन्होंने क्या किया, वो इंडियन स्टेट्स हम अपने कब्जे में कर लेंगे जिन इंडियन स्टेट में कोई मेल हायर नहीं होगा। मेल हायर का मतलब है यानी कि अगर कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पर कोई भी राजा नहीं है, मतलब उनका कोई वारिस नहीं है। मेल हायर का मतलब है, एग्जाम्पल अभी दूंगी इसका, वहाँ पर मतलब लेडीज़ हैं, कोई उनका वारिस नहीं है आगे राजा बनने के लिए, या अभी भी कोई मेल वारिस नहीं है, सारी औरतें हैं, किसी राज्य में किसी स्टेट में वो औरतें ही रूल कर रही हैं, ठीक है, कोई उनका नहीं है, कोई बेटा चाचा ताऊ मामा, सब पहले तो सब एक साथ रहते थे, कोई ऐसा नहीं है, तो वो स्टेट ब्रिटिशर्स या वो टेरिटरी जो है ब्रिटिशर्स अपने अंडर में कब्जे में कर लेंगे, अनेक्स कर लेंगे। और इसका एग्जाम्पल था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज झांसी। झांसी को ब्रिटिशर्स ने इसी पॉलिसी के थ्रू जो है वो अपने अंडर में कर लिया, कब्जा कर लिया, अनेक्स कर लिया, क्योंकि झांसी की रानी थी, आपको पता ही है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। लक्ष्मीबाई वहाँ की रानी थी और लक्ष्मीबाई से पहले झांसी का राजा था। तो लक्ष्मीबाई की जो मैरिज थी वो झांसी के राजा से हुई थी, तो झांसी के राजा से हुई तो वो झांसी की रानी बन गई, ठीक है। जब राजा से शादी हुई तो ऑब्वियसली वो उस जगह की रानी ही कहलाएंगी। और हुआ क्या, ब्रिटिशर्स से ही किसी लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे, ठीक है, यानी कि जो झांसी का एक्चुअल राजा था, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, वो मर गए। अब डेथ हो गई और उस डेथ से पहले भी रानी लक्ष्मीबाई का कोई भी सन या कोई बच्चा वगैरह कोई भी नहीं हुआ उनका, ठीक है, कोई उनका बेटा या बेटी, या बेटा स्पेशली ज़्यादा इन्होंने बोला था, तो कोई भी उनका बेटा नहीं हुआ। और इधर इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। तो डेथ के बाद इन्होंने एक बेटा जो था, एक बच्चा जो था वो एडॉप्ट कर लिया था इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने फिर एक नया रूल डाल दिया कि एडॉप्टेड जो होगा बच्चा वो नहीं माना जाएगा, ठीक है, एडॉप्ट वाला जो बच्चा वो नहीं माना जाएगा। उनका मतलब राजा या रानी है तो उनका खुद का बेबी होना चाहिए, उनका खुद का बच्चा होना चाहिए। एडॉप्टेड वाले बच्चे को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब एडॉप्टेड वाले बच्चे को हम उस जगह का, उस स्टेट का राजा हम जो है वो नहीं मानेंगे। ये ब्रिटिशर्स का नया रूल था, ठीक है। तो ये इन लोगों ने किया। तो इस तरीके से इन्होंने झांसी को भी अपने कब्जे में कर लिया और झांसी के अलावा
और भी बहुत सारे स्टेट्स में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के इन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज, इंडियन टेरिटरीज को अपने अंडर में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, एनेक्ट कर लिया, ये आप कह सकते हो, यू कैन यूज ऑल दीज वर्ड्स, ओके, कंट्रोल कर लिया, एनेक्ट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू कौन से, झांसी के अलावा और कौन से स्टेट्स इन्होंने एनेक्ट किए थे? मैनी स्टेट इंक्लूडिंग सतारा, उदयपुर, नागपुर, झांसी, संबल, सूरत वर annexed through the doctrine of lapse, and Awadh also was annexed in 1856 under the pretext of misgovernment। कुछ जगहों पर इन्होंने ये भी कह दिया कि हम, मतलब अवध में बेसिकली इन्होंने कहा कि हम अवध को इसलिए अपने अंडर में जो है कर रहे हैं क्योंकि अवध में जो गवर्नमेंट है वो मिस गवर्नमेंट है। मतलब ये बोल के प्रीटेक्स्ट करके मिस गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो ठीक से चल नहीं रही है, गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है गवर्नमेंट, तो ये सब कुछ बोल के इन्होंने अवध को अपने अंडर एनेक्स कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। एंगर ओवर द एनेक्सेशन ऑफ अवध वाज अमंग द मेन कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द 1857। क्योंकि भाई अब जो थे लोग देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीजें वॉच करी। मिस गवर्नमेंट बोल के जो है आपने जो है अवध को अपने अंडर में कर लिया, इधर आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी अपना के सतारा, उदयपुर, नागपुर, झांसी, जबरदस्ती संबल, सूरत, इन सारी प्लेसेस को अपने अंडर एनेक्स कर लिया, जबरदस्ती इन सारी प्लेसेस को अंडर में कर लिया। अब जो वहां पे राजा और हिंदू राजा या मुगल्स जो थे, जो अभी तक रह रहे थे वहां पर, वो भी ये सारी चीजें देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। इससे गुस्साए लोगों ने जब फाइनली देखा अवध को भी इन्होंने जबरदस्ती बिना किसी रीजन के मिस गवर्नमेंट बोल के जो है अवध को अनेक्स कर लिया, ठीक है, अपने अंडर में जबरदस्ती अवध पे जो है कब्जा कर लिया, अनेक्सेशन कर लिया, वाज अमंग द मेन कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे गुस्साए लोगों ने जब फाइनली अवध को अनेक्स्ड किया, तब गुस्से में बहुत ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में जो है ये आग इतनी तेजी से भड़क उठी कि फाइनली फिर रिवोल्ट हुआ आपका 1857 में। 56 में इन्होंने ये सारी प्लेसेस एक साथ अपने कब्जे में कर ली थी, 56 तक, ठीक है, 56 और 55 से 54 से 56 के बीच में इन्होंने ये सारी प्लेसेस फटाफट अपने अंदर में 2 साल में कर ली, और फाइनली जो बच गया था आपका अवध, उसको फटाक से कर लिया। इसी से गुस्सा है, फिर 56 में इन्होंने अंडर किया, एक साल के अंदर जो है इंडियन सारे लोगों ने, सारे फ्रीडम फाइटर्स ने मिल के जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 छेड़ दिया, जिसे कहा जाता है इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको कहा जाता है 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से। कब लड़ी गई? रिवोल्ट 1857 में लड़ी गई, रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से वो फेमस हुई, ठीक है। सो ये था। नेक्स्ट चलते हैं। द ब्रिटिश ऑल्सो यूज्ड अदर स्ट्रैटेजी टू एनेक्स टेरिटरीज। ब्रिटिशर्स ने और अदर स्ट्रैटेजी भी अपनाई, और जो छोटी मोटी बची थी उनको भी अपने अंडर में करने के लिए, सच एज इन 1850, मतलब 1815 में व्हेन लॉर्ड डलहौजी एनेक्स अ पार्ट ऑफ अ सिक्किम। सिक्किम भी गए भाई, अब ये नॉर्थ ईस्ट भी जा रहे हैं, ठीक है। डलहौजी ने एनेक्स किया नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, सिक्किम गए, ठीक है, क्लेमिंग इट्स रूलर। वहां पे क्या क्लेम किया कि उसका रूलर जो है वो मिसट्रीटेड कंपनी सर्वेंट। वहाँ के रूलर ने, सिक्किम के रूलर ने, सिक्किम में भी राजा था उस समय, सिक्किम के रूलर ने जो हमारी कंपनी है, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिशर्स की ये जो कंपनी है, उन्होंने क्या बोला कि हमारी कंपनी के एक सर्वेंट के साथ सिक्किम के राजा ने जो है मिसट्रीट किया है। मिसट्रीट यानी बुरा व्यवहार किया है, ठीक है। सो बुरा व्यवहार किया है, इसलिए हम जो है सिक्किम के राजा को जो है मार देंगे, या सिक्किम के राजा को हम हटा देंगे, और सिक्किम को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, ये बोल के। मतलब इनकी अलग अलग, मतलब बेतुकी बातें, बेतुकी चीज़ें, बेतुकी पॉलिसीज़ इन्होंने बता के, बोल के बहुत सारी टेरिटरीज, प्लेसेस को जो है अपने अंडर में ये करते गए। बस इनका यही काम था धीरे धीरे, क्योंकि अब इनको ये दिमाग में आ रहा था भाई इंडिया तो बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, हम जितने साल यहाँ पर रहेंगे उतना हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होगा, यहाँ के लोगों से हम भर भर के काम करवाएं, ठीक है। वाई इंडियन स्टेट फेल, द लास्ट टॉपिक कम्स हियर। वाई इंडियन स्टेट्स फेल। इंडियन स्टेट किस तरह से फेल, मतलब किस तरीके से इनकी बातों में आते चले गए, ब्रिटिशर्स की बातों में आते चले गए और ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को जबरदस्ती मानते चले गए। रीजन क्या था? देयर आर मेनी रीजन व्हाई इंडियन स्टेट फेल इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अ फर्स्ट रीजन जो है वो यहाँ बताया है, मोस्ट इंडियन रूलर गाइडेड बाई सेल्फ इंटरेस्ट। ज्यादातर रूलर्स जो थे वो अपना इंटरेस्ट भी देख रहे थे, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सा अगर उनको लालच दे दिया कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, हम आपको नया राज्य बना के देंगे, हम ऐसा बना के देंगे, वैसे, बस रूलर्स जो थे वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखने लगे, और उन्होंने बोला ठीक है भाई, ब्रिटिशर्स तो हमें एक नया और राज्य दे रहे हैं, एक नया एरिया और देंगे, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, हम आप अपने स्टेट्स को
आपके साथ मिला लेते हैं, आपके अंडर में हम दे देते हैं। फेल टू यूनाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, सारे जो किंग्स थे, सारे जितने भी रूलर्स थे, वो यूनाइट नहीं होके रहे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनाइट नहीं हुए, अपने अपना सब अपना अपना फायदा देखने के चक्कर में सब ब्रिटिशर्स के अंडर में अपना एरिया, अपना किंगडम, अपना राज्य देते चले गए। ठीक है, हु प्लेड वन रूलर अगेंस्ट अनदर टू कीप दैम डिवाइडेड। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी, कौन सी, डिवाइड, प्रीवियस मैंने वीडियो में बताया था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, वही ब्रिटिशर्स ने किया अगेंस्ट द ब्रिटिश, हु प्लेड वन रूलर अगेंस्ट द अदर, एक रूलर को दूसरे रूलर के साथ लड़वाया, टू कीप देम डिवाइड, ताकि वो लोग अलग अलग ही रहें, कभी एक ना होने पाए। अगर एक होंगे तो हमारे लिए फिर बेकार है, हम जो है फिर हिंदुस्तान पे हम जो है कब्जा नहीं कर पाएंगे। अगर ये सारे के सारे रूलर जो है, इंडिया के सारे रूलर जो है वो अगर एक हो गए तो हम हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक के फेवर में होते थे और दूसरे के अगेंस्ट में जो है बातें करते थे और दूसरे के अगेंस्ट लड़वा भी देते थे। ठीक है, नेक्स्ट रीजन देखते हैं हम, द मराठास डिस्पाइट हैविंग द पोटेंशियल टू फिल द वैक्यूम लेफ्ट बाय द मुगल्स। मराठास जो थे, जो मुगल्स छोड़ के धीरे धीरे गए, या मुगल्स को ब्रिटिशर्स ने हराया, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो मुगल्स को हराया, ब्रिटिशर्स ने मराठास के साथ मिलकर मुगल्स को हराया। टीपू सुल्तान, हैदर अली वाला बताया प्रीवियस स्लाइड में हमने स्टडी किया था ना, ब्रिटिशर्स किसके साथ मिल गए, मराठास के साथ मिल गए, मराठास के साथ मिलके टीपू सुल्तान को हराया, हैदर अली को हराया, ये मुगल्स थे सारे, इन सबको हराया। बाद में ब्रिटिशर्स ने खुद जो है फिर मराठास के साथ लड़ाई छेड़ी और मराठास को भी हरा दिया। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, डिस्पाइट हैविंग अ पोटेंशियल टू फिल द वैक्यूम लेफ्ट बाय द मुगल्स। मुगल्स जो हार गए थे, मुगल्स जो गए छोड़ के तो नहीं गए, ज़्यादातर को मार दिया ब्रिटिशर्स ने, वह डिवाइडेड, ये सब डिवाइडेड थे। मुगल्स भी मराठास के साथ जो है, मुगल्स नहीं बल्कि मराठास मुगल के साथ यूनाइट नहीं हो पाए, वह डिवाइडेड, इन सबको डिवाइड किया ब्रिटिशर्स ने, मराठास और मुगल्स को डिवाइड किया, अनेबल टू फॉर्म अ यूनाइट फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये दोनों आपस में मिल नहीं पाए, मराठास और मुगल्स जो थे, इन दोनों को ब्रिटिशर्स ने जो है मिलने ही नहीं दिया। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात, मराठास को अपने फेवर में किया और मुगल्स को हराया, या मुगल्स को हराया या मरवा दिया, मुगल्स को हराया। ठीक है, मुगल्स में आपके टीपू सुल्तान वाला, हैदर अली वाला आपने देखा प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो, जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आप ये देख सकते हो। ठीक है, कि किस तरीके से इन्होंने मुगल्स को हराने के लिए मराठास के साथ, राजपूत के साथ, इन सब के साथ ब्रिटिशर्स ने दोस्ती करी। तो दोस्ती करी, अनेबल टू फॉर्म अ यूनाइट। अब इधर ऑब्वियसली सी बात है, फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, मुगल्स और आपके मराठास जो थे दोनों मिल नहीं पाए, दोनों यूनाइट नहीं हो पाए, और यूनाइट होके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाए। यूनाइट फ्रंट अगेंस्ट यही लिखा हुआ है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े ना हो पाने के ही ये फाइनल सज़ा मिली कि मराठास भी वॉश आउट हो गए, राजपूत को वॉश आउट कर दिया, मतलब कि अपने कब्जे में सब ले लिया, मुगल्स को मरवा दिया, और इससे पहले अभी क्या था वो राजा रंजीत सिंह पंजाब पार्ट वाला, वो अपने अंडर में कर लिया। मैनी इंडियन रूलर फेल टू प्रोवाइड स्टेबल एंड एफिशिएंट गवर्नेंस। बहुत सारे इंडियन रूलर्स ऐसे भी रहे हमारी कंट्री में जो एक एफिशिएंट, एक स्टेबल गवर्नेंस नहीं कर पाए अपने राज्य के लिए, मतलब अपना जो उनका किंगडम था उसको ठीक से गवर्न नहीं कर पाए, ठीक से चला नहीं सके जैसे कहते हैं, और स्टेबल नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स राज्य में आ रही है, कभी ये टैक्स लगा रहे हैं, कभी वो टैक्स लगा रहे हैं। इवन मुगल्स भी जो थे, जिस राज्य पे मुगलों ने कब्जा किया, उस राज्य को, उस एरिए को, उस टेरिटरी को मुगल्स भी ठीक से नहीं चला पा रहे, जैसे कि अकबर, बाबर, ये सारे। नाउ दस नेवर विनिंग द लॉयल्टी ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। अपने किंगडम के लिए ये लॉयल भी नहीं बन पाए, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए ये लॉयल भी नहीं रह सके। ये भी आप कह सकते हो कि लॉयल भी नहीं रह सके। ठीक, द ब्रिटिश वर टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था, सारे मुगल्स, राजपूत और आपके मराठास, सिख जो ब्रिटिशर से हारे, उसमें और जो मेन रीजन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन रहा, वो ये भी रहा कि जो है द ब्रिटिशर्स वर टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर थे। ब्रिटिशर्स जो थे इन लोगों से सुपीरियर भी थे भाई, पॉजेसिंग बेटर गन्स, आर्म्स एंड एमिशंस, बहुत अच्छे थे, कैनॉन्स इनके बहुत अच्छे थे, गन्स बहुत अच्छी थी, बेटर आर्टलरी थी देन द इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स के कंपैरिजन में और एडवांस आर्टलरी थी, एडवांस गन्स थी, कैनॉन्स थे, घुड़सवारी हाथी की, अब जो वो बोलते हैं आपके गन्स तो थे ही थे, तोप की बारिश। ठीक है, तोप वगैरह जो ये सारे जितने भी आर्टलरी थी, जो गोला बारूद, सब आर्टलरी वाली आर्मी, मतलब प्रॉपर जो आर्मी जिसे हम कह सकते हैं जो लड़ाई में लड़ती है, वो आर्मी ब्रिटिशर्स की जो थी इन सारे रूलर से बहुत ज़्यादा बेटर थी, मुगल से भी बहुत बेटर। इन लोगों के पास आदमी बहुत था, लेकिन इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी जो थी उसकी किसी हद तक जो थी उसकी कमी रही। ठीक है, तो इस वजह से जो है
ब्रिटिशर्स हमेशा जीते और ये हमेशा ब्रिटिशर से हारते रहे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा एंड बहुत मेहनत करिए इस वीडियो को बनाने में आप तक ताकि ये पहुँचे और आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आए। सो आई होप आप जो है इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं उस चीज़ को देख सकूं, पढ़ सकूं। अगर आपको कोई भी इशू है किसी भी तरीके का, एंड आई पर्सनली रिप्लाई टू यू ऑल द स्टूडेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और अगर कुछ लार्ज क्वेरी होगी तो उसका भी वीडियो बना के डाला जाएगा। ठीक है, सो होप यू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जो न्यू चैप्टर्स मैं डालती रहूंगी तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप उन चैप्टर्स को मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। और प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। सो टिल देन वी विल मीट इन another video with new chapter of social study, geography, history या civics का हम new chapter आपके लिए लेकर आएंगे in the next video. So till then, bye bye and take care of yourself.